दोस्तों नमस्कार। साथियों स्वागत है आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं सभी साथी, बताएं जरा एक बार, क्या बढ़िया हैं सभी लोग? और फिर से तैयार हो गए हैं पढ़ने के लिए स्टैटिक जीके? बिल्कुल, सभी साथी आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे फटाफट से। साथियों जैसा आप जानते हैं कि ये अपना भागीरथ बैच चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, और ये एकमात्र ऐसा बैच है जो आपको जीके जीएस में 100% नंबर दिलाने के लिए पर्याप्त है। इस एकमात्र बैच को पढ़ने से आपके जीके जीएस में, आरआरबी एनटीपीसी में और रेलवे की कोई भी परीक्षा आप देते हैं उसमें 100% आपके मार्क्स आएंगे। बिल्कुल, और उसी के लिए हम पूरा और आपके साथ प्रयास कर रहे हैं। तो सभी लोग वीडियो में बने रहा करें। जिन साथियों ने एक वीडियो हमने पीछे बना चुके हैं क्लास नंबर 1, तो जिन लोगों ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है वो देख लें जाकर। क्लास अभी शुरुआती स्टेज में थोड़ी बहुत डिले हो रही है, बहुत जल्द प्रयास कर रहे हैं। थोड़े से टेक्निकल इशू जो हैं वो जैसे ही खत्म हो जाते हैं, बहुत जल्दी अपना प्रयास ही रहेगा कि डेली रेगुलर बेसिस पे आपको एक क्लास मिले। और बहुत जल्दी 2-4-10 दिनों में जैसे ही थोड़ी सी चीजें मैनेज हो जाएंगी, वो क्लास आपको विधिवत लाइव मिलेगी और उस लाइव का आपको टाइम भी बता दिया जाएगा। तो आप लोग परेशान ना होना, बहुत जल्दी चीजों को मैनेज करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल अभी तो प्रयास हमारा पहले ये है कि आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। और रिकॉर्डेड फॉर्म में हमें नहीं लगता कि आपको देखने में कोई परेशानी है, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में तो आपको एक ये भी लाभ है कि आप चाहो तो उसको 2x में देख लो, है ना, आप चाहो तो उसको 1.5x पे देख लो, जितनी स्पीड मर्जी उतनी में देख लो। वैसे तो हमारी खुद ही इतनी ज्यादा स्पीड है कि हम 1 घंटे की बातों को ये मान के चलो 30 मिनट में बता देते हैं, 2 घंटों की बातों को 1 घंटे में ही बता देते हैं, इतनी स्पीड चलते हैं। फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी स्पीड हमसे भी ज्यादा है, तो आप उसको 2x में या 1.5x में देख सकते हो, ये आपको सुविधा है। ठीक है, लेकिन जो साथी हमारे चाहते हैं कि सर लाइव आओ, तो बिल्कुल लाइव आने की पूरी पूरी तैयारी चल रही है और बहुत जल्द लाइव क्लासेस चालू हो जाएंगी। अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में है, तब तक आप इनका एंजॉय करो और चीजों को साथ साथ सीखते चलो। इंतजार ना करो कि लाइव आएंगे तब पढ़ेंगे। हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं, अगर आप शुरुआत से जो एक ही वीडियो अभी तक छूटी है, तो अगर किसी ने नहीं वो क्लास देखी है तो भाई अभी भी मौका है, वो देख लेना जाके। उसमें ज्यादा कुछ नहीं बताया है और जो बातें बताई हैं उनको एक बार रिकॉल भी यहां कर देंगे, थोड़ी कुछ बातें वहां बताई थी। ठीक है, अब उन्हीं बातों के आगे बढ़ाएंगे और ये मान के चलो आज से ही तुम्हारा बैच चालू हुआ है और तुम अभी से भी पढ़ोगे, तो जिस दिन हमने यहां खड़े होकर बोल दिया कि ठीक है तुम्हारा बैच खत्म, मान लेना उस दिन तुम्हारा बैच खत्म और तुम उस दिन पर्याप्त मात्रा में सीख चुके हो। फिर तुम किसी भी रेलवे के एग्जाम में बैठ जाना जाके, और उसमें तुम्हारा जो जीके जीएस का स्कोर रहेगा वो ना 1 नंबर कम ना 1 नंबर ज्यादा, पूरे में पूरे। कितने? पूरे में पूरे, ये वादा है हमारा। और अगर आप प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाएंगे तो इसका अनुभव साथ साथ करते हुए चलेंगे। ये नहीं कह रहे सीधे पेपर में ही देखना, नहीं, तब तो बहुत देरी हो जाएगी। आप साथ साथ प्रैक्टिस सेट लगाओ, देखो कि जो लेक्चर हमने ले लिए, जो टॉपिक हमने पढ़ा दिए, उनसे सर क्वेश्चन बन रहे कि नहीं बन रहे, जो टेक्निक्स हमने बताए, जो एबीसी रूल हमने बताया, वो लग रहा कि नहीं लग रहा, आप उनका मूल्यांकन करें और लोगों से भी कंपेरिजन करें कि आपको पेड बैच का जो कोर्स है वो बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री मिल रहा है और उससे कहीं ज्यादा बेहतर, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारे एफर्ट और आप लोगों के बहुत सारी कमेंट आने के बाद से ये क्लास चालू हुई है। तो आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा तो क्लास चलती रहेगी बिल्कुल पूरी तरीके से। बस आप लोग क्लास को शेयर करते रहना और जो आपके हाथ में है वो आप करते रहना, जो हमारे हाथ में है वो हम कर रहे हैं। अगर आपका कोई सजेशन है तो हमें कमेंट करके बताएं, अगर आपका सजेशन उचित होगा तो 100% उसको अप्लाई किया जाएगा। किसी भी तरीके का कोई भी सजेशन अगर आप हमें देना चाहते हैं, क्योंकि शुरुआती स्टेज है तो आप भी जानते हैं ये बात, तो अगर आप हमें किसी भी तरीके का सजेशन देना चाहते हैं तो हम आपके बहुत बहुत आभारी होंगे। आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, हम उसको बिल्कुल मानेंगे। तो चलिए भाई क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, ये अपना आज का टॉपिक जो है शास्त्रीय नृत्य है। ये क्लास नंबर 2 है। शास्त्रीय नृत्य में हमने एक क्लास कवर कर ली थी, उसमें हमने आपको संगीत नाटक अकादमी के बारे में बताया था, आप देख ही सकते हैं पीछे। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी के बारे में बताया था। ठीक,
और ये देखो संगीत नाटक अकादमी के बारे में हम आपको बता चुके थे, उसके कुछ फैक्ट संस्कृत मंत्रालय के बारे में, ये कुछ हमने पिछली क्लास में बातों को बताया था, ज्यादा नहीं है। और जो बातें छूट गई हैं वो सब रिकॉल करा देंगे। आज हमारा काम ही है कि क्लास में ही आपको याद करा के जाना, बस यही हम आपसे विश्वास दिलाते हैं, आपसे वादा करते हैं, क्लास में ही याद करा के जाएंगे। जितना हम एफर्ट लगा सकते हैं हम लगाएंगे, हम एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, हम आपके लिए ट्रिकें बनाएंगे। आप उतनी मेहनत करो जितना हम आपके साथ 1 घंटे में लगे हैं। बाकी बैकग्राउंड में हम आपके लिए कितनी मेहनत करके ला रहे हैं उसकी चिंता आप ना करो। हम 8 घंटे में एक वीडियो तैयार करते हैं, 10 घंटे में एक तैयार करते हैं, कितना समय हमें लगता है तैयार करने में उसकी चिंता ना करो आप, वो तो हम सब मैनेज कर लेंगे। हमें चाहे रात भर जाग के आपके लिए ट्रिकें बनानी पड़े, हम बनाएंगे, हम तरीके बनाएंगे, पर आप सिर्फ इस वीडियो को देखा करें और इसी में सीखने की पूरी कोशिश किया करें। ठीक है, कॉपी पेन लेके सभी साथी बैठेंगे। वैसे तो ये सारी की सारी पीडीएफ डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया के ऐप पे मिल जाएंगी बहुत जल्दी। हम आपको यहाँ बता देंगे आगे कैसे कैसे आपको ऐप डाउनलोड करना है, कहाँ मिलेंगी। फिर भी कुछ नोटेबल पॉइंट लगे, हमने बोला है कि आपको पहले रिवीजन 24 आवर में कर लेना होता है, तो आपको लगता है कि 24 घंटे में रिवीजन करने लायक जो चीजें हैं तो आप उन पॉइंट को नोट कर सकते हो। बाकी बहुत सारी चीजें हम ऐसी बताएंगे जो तत्काल याद हो जाएंगी, रिवीजन की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ एक बातें हैं जिनमें ट्रिक वगैरह नहीं काम करती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपकी थिंकिंग प्रोसेस पे डिपेंड करती हैं, तो उनको आप एक बार देख लोगे, एक बार और रिवाइज कर लोगे तो गारंटी से वो याद हो जाएंगे। बाकी प्रयास हमारा पूरा रहेगा और आपका साथ हमें पूरा चाहिए। ठीक है भाई, चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भारत के शास्त्रीय नृत्यों की। तो भारत के जो शास्त्रीय नृत्य हैं इनके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो भारतीय जो नृत्य हैं, आपको पता होना चाहिए साथियों कि जो भारतीय नृत्य हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। पहली कैटेगरी जो होती है वो होते हैं शास्त्रीय नृत्य और दूसरी कैटेगरी जो होती है लोक नृत्य। बहुत सारे लोग यही नहीं जान पाते हैं कि शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में सर डिफरेंस क्या होता है, तो आज हम वो भी बताएंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि इनको पढ़ते कैसे, इनको याद कैसे करते हैं, सारी कुछ चीजें कवर करने वाले हैं। तो शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य 2 ही तरीके के भारतीय नृत्य होते हैं, जिनमें हम लोग बात करने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य की। तो शास्त्रीय नृत्य में बेसिकली होता क्या है कि यह नृत्य जो होता है इसमें देवी देवता और जो धार्मिक शास्त्र हैं इनके चरित्रों का वर्णन किया जाता है। क्या किया जाता है सर? जो शास्त्रीय नृत्य होता है इसमें जो देवी देवता होते हैं, अपने जो भगवान हैं, अपने जो देवी देवता हैं और जो अपने जो शास्त्र हैं उनमें जो उनके चरित्र दिए गए हैं, भगवान विष्णु का चरित्र दिया गया है, शंकर का चरित्र दिया गया है, पार्वती माता का चरित्र दिया गया है, ऐसे बहुत सारे देवी देवता हैं। तो उनके जो चरित्र हैं कि किनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है, किन्होंने कौन कौन से अवतार लिए हैं, उनका क्या क्या स्वरूप रहा है, ऐसे बहुत सारे चरित्रों का जिनका हमारे वेद पुराणों में है ना वर्णन है, उन्हीं से चीजों को उठा के इन्होंने उनके चरित्रों का वर्णन जो हमारे धार्मिक शास्त्र हैं उनमें जिन चीजों का वर्णन है उनको नृत्य के फॉर्मेट में बनाया गया है, तो उनको ही बोला जाता है शास्त्रीय नृत्य। क्या बोला जाता है साथियों? फिर से रिपीट करो, शास्त्रीय नृत्य। रिपीटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम 2 बार रिपीट करें, आप 4 बार, ये रूल आपको फॉलो करना है। हम 4 आप 8, हम 4 आप 8, हम 8 आप 16, जस्ट डबल आपको रिपीट करना है। ठीक है, अच्छा यह नृत्य जो होता है, ये नृत्य हमने बताया, ये नृत्य जो है वो बेसिकली मंदिरों में किया जाता है। कहां पे किया जाता है साथियों? मंदिरों में किया जाने वाला ये सबसे पुराना नृत्य है। ठीक है, बिल्कुल सबसे पुराना नृत्य कौन से? शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं वो मंदिरों में किए जाने वाले ये सबसे पुराने, पहले शास्त्रीय नृत्य चलते थे। ठीक है, सबसे पुराने नृत्य हैं। अच्छा वहीं लोक नृत्य की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो लोक नृत्य कौन से होते साथी? लोक नृत्य जो है वो अपने क्या होते हैं, ये लोक नृत्य जो है ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा, ये लोगों के विशेष समूह के द्वारा या किसी विशेष स्थान पर पारंपरिक नृत्य हैं। ये शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं ये तो देवी देवताओं को समर्पित होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो होते हैं अपने लोक नृत्य ये लोगों के द्वारा, अलग अलग समुदाय के द्वारा, है ना, अलग अलग जनजातियों के द्वारा, अलग अलग एक तरीके से कह दो राज्यों में, है ना, अलग अलग समूह अपने लोक नृत्यों को मनाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण भी दिए हमने बताया है, जैसे बिहू आप लोग जानते होंगे सर, असम में मनाया जाता है बिहू। ठीक है, हाँ बिल्कुल। घूमर हमने बताया राजस्थान में मनाया जाता है, कालबेलिया राजस्थान में। ये जो है ये लोक नृत्य हैं, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है ना।
कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ अनइम्पॉर्टेंट है, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट है वो सब याद करवाएंगे, आपको बताएंगे नहीं, आपको सीधे याद ही करवाएंगे। फिलहाल अभी हम चर्चा कर लेते हैं शास्त्रीय नृत्यों की। तो देख लेते हैं भाई शास्त्रीय नृत्यों में। तो शास्त्रीय नृत्यों की पहले जानकारी आती है कि जो शास्त्रीय नृत्य की विधाएं हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि सर विधाएं क्या, कि शास्त्रीय नृत्य किस तरीके से फॉर्मेट इसका बना हुआ है। तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में अगर हम आपको बताएं तो शास्त्रीय नृत्य की जानकारी सबसे पहले भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिली थी। कहां से मिली थी साथियों? तो शास्त्रीय नृत्य की जानकारी सबसे पहले भरत मुनि के कहां से मिली थी? नाट्य शास्त्र। भरत मुनि का एक ग्रंथ है, भरत मुनि की एक रचना है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र, वहीं से हमें शास्त्रीय नृत्यों की जानकारी मिली थी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो शास्त्रीय नृत्य है उसी को हम लोग पांचवा वेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? जो नाट्य शास्त्र है उसको हम लोग पांचवा वेद भी कहते हैं। चार वेद आप जानते थे, तो जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है इसको पांचवें वेद का भी दर्जा दिया गया है, इसको पांचवा वेद भी माना जाता है। तो सर जानकारी कहां से मिलती है? जानकारी मिलती है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से। आगे बढ़ते हैं। सर शास्त्रीय नृत्यों की जो संख्या की बात करें तो इनकी संख्या कुल कितनी है? तो सर शास्त्रीय नृत्यों की जो संख्या है वो 8 है। कितनी संख्या है सर? 8 संख्या है। लेकिन अगर हम उसी में थोड़ा सा परिवर्तन करें, हम ये कह दें कि संस्कृत मंत्रालय के अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब आएगा कि सर संस्कृति मंत्रालय के अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 9 है। सर आप कह रहे थे कि अभी शास्त्रीय नृत्य 8 है, तो देखो हमने आपको पिछले लेक्चर में, पिछली क्लास में दो चीजों के बारे में बताया था। एक संगीत नाटक अकादमी और दूसरा हमने बताया था संस्कृति मंत्रालय। हमने बताया था कि ये दोनों ही ऐसे हैं, एक तो मंत्रालय हो गया, एक आपकी एकेडमी, एक संस्था हो गई। इन दोनों के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि जो पुरानी विधाएं हैं, जो पुराने नृत्य हैं, जो पुरानी कलाएं हैं, इनको पुनर्जीवित करना, इनको प्रोत्साहन देना, ये दोनों की जिम्मेदारी है। तो यहां पे इनमें थोड़ा सा मतभेद है। क्या मतभेद है? संगीत नाटक अकादमी तो ये कहती है कि हमारे हिसाब से जो कुल शास्त्रीय नृत्य हैं वो 8 हैं, लेकिन संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि नहीं, हमारे हिसाब से जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो कितने हैं? 9। तो अच्छा, ये 9वां किसे मान लेते हैं, ये ज्यादा किसे मान रहे हैं? तो ज्यादा ये मान रहे हैं, 9वां जो इन्होंने माना है वो माना है किसको? छऊ को। किसको माना है साथियों? छऊ को। छऊ जो है बेसिकली 3 अलग अलग राज्यों में होता है। उड़ीसा में भी होता है, पश्चिम बंगाल में भी होता है, झारखंड में भी होता है। तीनों में अलग अलग प्रकार का छऊ होता है। ये छऊ जो होता है इसको और भी हम लोग जब कहते हैं तो इसको ऐसे नाम से भी कह देते हैं कि कुछ लोग इसको अर्थशास्त्री भी मानते हैं। क्या मानते हैं? अर्थशास्त्री। छऊ को जो संगीत नाटक अकादमी है, जो संगीत नाटक अकादमी है, ये टोटल शास्त्रीय नृत्य 8 मानती है। वो कहती है कि छऊ तो अर्थशास्त्री है। छऊ कैसा है? अर्थशास्त्री। लेकिन संस्कृति मंत्रालय क्या कहता है कि नहीं भाई, ये जो छऊ है वो हमारा 9वां शास्त्रीय नृत्य है। तो थोड़ा सा मतभेद हो गया। हाँ बिल्कुल मतभेद होगा। संस्कृत मंत्रालय जो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या बताती है वो कितनी बताती है? वो बताती है साथियों 9। संगीत नाटक अकादमी संख्या कितनी बताती है? 8। अच्छा, दोनों में मतभेद है। कितने का? 1 का। वो 9वां कौन सा है जिसे संस्कृत मंत्रालय मानता है? 9वां सर है छऊ। कौन सा छऊ? बिल्कुल, छऊ 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका पुरुलिया छऊ होता है, एक सरायकेला छऊ होता है, एक मयूरभंज छऊ होता है। आगे इनके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लो कि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार अगर आपसे पूछे कि शास्त्रीय नृत्य कितने हैं तो आपका जवाब आएगा सर 8। संगीत के अनुसार अगर कहे, ऐसे ध्यान रख लो, देखो इनको लिए तरीका बताएं। एक संगीत नाटक अकादमी है, एक संस्कृति मंत्रालय है। तो संगीत नाटक अकादमी, एकेडमी तो छोटी होती है, एकेडमी एक छोटी संस्था है, लेकिन वो पूरा मंत्रालय है। ऐसे याद करना, एकेडमी तो छोटी होती है ना, कोई एक संस्था है पर्टिकुलर, वो मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय। तो जो मंत्रालय है वो बड़ा है तो वो ज्यादा मानता है, वो 9 को मानता है। लेकिन एकेडमी संस्था जो है वो छोटी है, वो कम को मानती है, वो 8 को मानती है। थोड़ा सा आपने दिमाग लगाया, याद हो गया कि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9। 9वां कौन है? 9वां सर छऊ है। 9वां कौन है? छऊ। अब अच्छा, इनकी स्थापना की बात कर लेते हैं। संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना है वो 28 जनवरी 1953 को कहां पे हुई थी साथियों? ये आपकी दिल्ली में हुई थी। अच्छा, हमने आपको कल पिछली क्लास में ये बताया था, हमने कहा था जो संगीत नाटक अकादमी है इसकी स्थापना
हमने इसकी डेट बताई थी 31 मई 1952। ये हमने कल की क्लास में बताया था। हमने कहा था इसकी स्थापना। तो देखिए ये इसकी स्थापना, ये भी इसकी डेट है और एक डेट वो भी है जिसके बारे में अभी हम बता रहे हैं आपको। 28 जनवरी, कितनी डेट बताई बोलो? 28 जनवरी 1953, ये भी डेट है। लेकिन दोनों में अगर आधिकारिक मान्यता की बात करें तो आधिकारिक मान्यता इसे दी गई है 28 जनवरी 1953। फिर से रिपीट करो साथियों, 28 जनवरी 1953। ये किसकी? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो है 28 जनवरी 1953 कहां पे हुई थी? दिल्ली में। 28 जनवरी 1953 कहां पे हुई थी साथियों? दिल्ली में हुई थी। बहुत बढ़िया, बात समझ गए इतनी? बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं शास्त्रीय नृत्यों में दो भाव होते हैं। भाव क्या होते हैं सर? इनको भी समझ लेते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य में दो प्रकार के भाव होते हैं। आपने देखा होगा, जैसे अभी हम आपके पास, आपके सामने खड़े हैं, एक तो हम खड़े हो जाएं ऐसे, ठीक, एक तो ये भाव हो गया। अभी हम एक हंस रहे हैं बिल्कुल, दूसरा ये भाव हो गया। अभी हम रोने लगे, तीसरा ये भाव हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है तो वो कई प्रकार का उसके अंदर भाव हो सकता है। यानी कि एक प्रेजेंट तो एक समय में एक ही करेगा, या तो वो हंस रहा होगा या रो रहा होगा या नॉर्मल होगा, लेकिन वो कई प्रकार के भाव रख तो सकता है ना? हंस के आ सकता है, रो के आ सकता है, वो उसकी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। यहाँ इतने भाव नहीं होते, यहाँ दो ही भाव होते हैं कि जो नृत्य के भाव हैं, है ना, जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो दो ही प्रकार से चलते हैं। या अब जैसे शास्त्रीय नृत्यों की संख्या तुम्हें पता 8 है और 9 भी है, तो तुम 8 मान के चलो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। तो अगर हम कहेंगे संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो उनके अंदर जो भाव मिलेंगे वो दो प्रकार से मिलेंगे। कौन कौन से? एक भाव होता है आपका लास्य, जिसको हम लोग बोलते हैं लास्यंगा, लास्य या लास्यंगा। एक भाव कौन सा होता साथियों? पहला लास्य या लास्यंगा। दूसरा कौन सा होता? तांडव। अच्छा, जो लास्य या लासंगा होता है ये फीमेल के लिए, फीमेल वर्जन का होता है, स्त्रीत्व वाला, यानी कि एक तरीके से फीमेल वर्जन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये फीमेल वर्जन किसको समर्पित है? तो ये माता पार्वती को समर्पित है। किसको समर्पित है साथियों? माता पार्वती को समर्पित है। फीमेल वर्जन से रिलेटेड है, स्त्रीत्व को समर्पित है, लास्य या लास्यांगा, लास्य या लास्यांगा। दूसरा साथियों आप जान ही गए होंगे, दूसरा है तांडव। तो तांडव तो कौन करता है? ये तो दुनिया जानती है कि तांडव हमारे करते हैं कौन से? ये पुरुषत्व को रिलेटेड है और ये शिव जी करते हैं। कौन से करते हैं? शिव जी करते हैं। तो दो भाव बताए हमने साथियों, एक लास्य तांडव, लास्य तांडव, लास्य और तांडव, लास्य और तांडव, ठीक है भाई। दो भाव होते हैं जब कोई नृत्य करता है, ठीक है, शास्त्रीय वाला, तो या तो वो लास्य करेगा यानी कि फीमेल वर्जन वाला करेगा, पार्वती जी को समर्पित वाला, ठीक है, या वो तांडव वाला करेगा। तो दो ही प्रकार के नृत्य हो सकते हैं, दो प्रकार के भाव होते हैं, लास्य वाला और तांडव वाला। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत शानदार, आप अच्छा सीख रहे हैं। ऐसे ही आप अगर वीडियो में बने रहोगे 100% सीख जाओगे। अच्छा, अब हम अगर बात कर लें भारत के शास्त्रीय नृत्यों में जो 9 रस होते हैं, वो रस कौन कौन से हैं? तो हालांकि ये बात हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं, तो जिन साथियों ने वो नहीं देखा था उनके लिए थोड़ा सा फायदा हो गया कि ये हो गया। यहाँ हम थोड़ा स्पीड में बता देते हैं, बाकी आप पिछले क्लास में देख लेना, हमने इसकी ट्रिक भी बताई थी। तो जो लोग ट्रिक जानना चाहते हैं, हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि तुम ट्रिक सीख जाओगे, बस तुम पिछली वाली क्लास देख लेना, उसमें हम 9 के 9 की रस ट्रिक बताई थी। अब यहाँ नहीं बताएंगे, नहीं तो तुम फिर देखोगे नहीं जाके हो। पहले वाली वीडियो देखना, वहां हमने ट्रिक बताई थी, है ना, पहले वाली वीडियो। यहाँ हम आपको बताए दे रहे प्रेम रस, हास रस, करुण रस, है ना, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, गिरड़ा वाला, विभत्स, अद्भुत और शांत। इनकी ट्रिक बताई, देखना ना भूले, पिछला वीडियो देखना जाके, इसकी ट्रिक बता दी है। अब आ जाते हैं हम लोग जो शास्त्रीय नृत्य हैं, वो कौन सा शास्त्रीय नृत्य कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, यानी कि एक तरीके से कह दो उनका स्टेट कौन सा है। तो शास्त्रीय नृत्य हो गए एक साइड, और दूसरी साइड वो जिस स्टेट के हैं। तो आप लोगों को बता तो हम ये भी चुके हैं, ये जानकारी आप फिर से एक बार कर लें। सबसे पहला शास्त्रीय नृत्य यहाँ पे हमने ले रखा है भरतनाट्यम। कौन सा ले रखा साथियों? भरतनाट्यम। ये भरतनाट्यम जो है राजा भरत और अट्टम से बना है, एक तरीके से कह दो अट्टम का मतलब वेग या वायु भी होता है, ठीक है। तो भरत के नाम पे ही बना है भरतनाट्यम, ठीक है, बिल्कुल भरतनाट्यम। क्या नाम है इसका? भरतनाट्यम, ठीक है भाई। चलिए, भरतनाट्यम जो है इसको सबसे पुराना माना जाता है, इसको सबसे पुराना नृत्य माना जाता है। किसे सबसे पुराना माना जाता है? सवाल बनेगा तो आपका जवाब आएगा सर भरतनाट्यम। किसे? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को सबसे पुराना नृत्य माना जाता है। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम
कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, किस स्टेट में? तो आपका जवाब आएगा सर तमिलनाडु। भरतनाट्यम कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? तमिलनाडु। दूसरा कौन सा है सर? दूसरा है ओडिसी। दूसरा कौन सा है? ओडिसी। ओडिसी नाम में ही है, ओडिसी ओडिशा, ओडिसी ओडिशा, ओडिसी ओडिशा नाम में ही है। तीसरा साथियों है मणिपुरी। कौन सा? मणिपुरी। मणिपुरी जो है वो कहाँ परफॉर्म किया जाता है? मणिपुर में, नाम में ही है। अच्छा, इनके नृत्य की हम तुम्हें भाव भी बताते चल रहे, कौन सा नृत्य का कौन कौन सा भाव होता है, यहां हम भाव लिखते चल रहे, ठीक है? ये भाव आप समझ लेना, भाव जो है वो कौन से नृत्य का कौन कौन सा भाव होता है। अभी पीछे बताया था कि भाव दो प्रकार के होते हैं, या तो लास्या वाला या तांडव वाला। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तमिलनाडु में जो भरतनाट्यम होता है उसका जो भाव होता है वो लास्या वाला होता है, ठीक है? तमिलनाडु में जो भरतनाट्यम किया जाता है उसका जो भाव है वो कौन सा है? वो सर लास्य वाला है। कौन सा? लास्य वाला। इसका लास्य वाला भाव होता है। ओडिसी का सर भाव कौन सा है? ये भी लास्य है, यानी कि पार्वती जी को समर्पित, ये भी लास्य है। मणिपुरी का भाव सर कौन है? ये भी लास्य है, यानी कि ये भी आपका किसको समर्पित है? ये भी पार्वती जी को समर्पित है। आगे अगर हम बात करें साथियों, आगे कुचिपुड़ी, किसकी बात करते हैं साथियों? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी को हम हमेशा अक्सर रिलेट करवाते हैं कच्ची पूड़ी से। कुचिपुड़ी, कच्ची पूड़ी, कुचिपुड़ी, कच्ची पूड़ी। कुचिपुड़ी को किससे रिलेट करो? कच्ची पूड़ी से। कच्ची पूड़ी अगर है तो कच्ची पूड़ी कोई अगर देखने वाला व्यक्ति तो खा नहीं सकता। अभी तुम्हें पूड़ी दी जाए, कच्ची पूड़ी होगी तो खा लोगे क्या? नहीं खाओगे। तो कच्ची पूड़ी किसे खिलाई जा सकती है? कच्ची पूड़ी उसे खिला सकते हो जिसको दिखाई नहीं देता हो, अंधे को खिला सकते हो। तो अंधे खिला सकते हो, इसका मतलब कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र मतलब अंधा। तो कुचिपुड़ी कहाँ परफॉर्म किया जाता है, किस स्टेट में? आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी कहाँ परफॉर्म किया जाता है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। अच्छा, आंध्र प्रदेश, ये कुचिपुड़ी है, ये किस प्रकार के भाव से संबंधित है? ये भी लास्य से। किस प्रकार के भाव से साथियों? ये भी लास्य से संबंधित है। किससे? लास्य से। अब अगर हम बात करें पांचवा साथियों, कथक। कथक में आप एक साउंड सुन रहे हो, कथक। कथक यानी कि कथा। कथक, कथा। कथक जो बना है वो बेसिकली कथा से ही बना है, ठीक है? और कथा कहाँ होती है? कथा तो अपने ही यहाँ होती है, यूपी बिहार में होती है कथा, होती ही नहीं होती? तो अपने यहाँ उत्तर प्रदेश, अपने यहाँ उत्तर प्रदेश, ठीक है? कथा उत्तर प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश। अच्छा, इसका जो भाव है, ये भाव जो है आपका, ये तांडव है। कथक का क्या भाव है साथियों? कथक का तांडव है। कथक का क्या भाव है? तांडव है। बहुत बढ़िया। आगे अगर हम बात करें कथकली। कथकली, कली, कली किसकी कली? कली किसकी कली? करेले की कली। किसकी कली? करेले की। केरल को रिलेट करेंगे साथियों करेले से। कली किसकी? केरल, करेला। अच्छा, इसका भाव क्या है? भाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, भाव से सवाल बनने का चांस है। तो जिन लोगों को ये पता थे वो लोग भाव भी समझते चले कि केरल का भाव क्या है। केरल का भाव नहीं, सॉरी, केरल में जो कथकली हो रही इसका भाव क्या है? भाव दो प्रकार के बताए, एक लास्य, एक तांडव। तो केरल और कथकली, कथकली जो केरल, उसका भाव क्या है? तो साथियों ये भी तांडव। क्या भाव इसका है? तांडव। तो कथकली का भाव क्या है साथियों? तांडव। आगे बात करें मोहिनीअट्टम, तो मोहिनीअट्टम हमने बताया कि केरल के दो हैं, केरल के दो हैं, जिसमें एक मोहिनीअट्टम है, एक कथकली है। केरल का जो मोहिनीअट्टम का जो भाव है साथियों, ये मोहिनीअट्टम का जो भाव है ये लास्य है। ये क्या है? लास्य। ये लास्य है, ठीक है? इसका भाव क्या है? लास्य। आगे अगर बात करें 8वें नंबर पे साथियों सत्रिया। सत्रिया कहां परफॉर्म किया जाता है? सत्रिया परफॉर्म किया जाता है असम में। हमने बताया था इसको रिलेट करो सत्रिया। सत्रिया को रिलेट करो सत्र से। सत्र चलते हैं संसद भवन में, सत्र है ना, मोदी जी उनको सत्र को अटेंड करते हैं तो, और वही उनका एक तरीके से मैनेजमेंट करते हैं। तो आप ऐसे इमेजिन करके चलो कि जो संसद के सत्र हैं, अब की बार मोदी जी ने कहा कि जो संसद का सत्र चलेगा वो हम संसद भवन में नहीं चलेगा, वो कहां चलेगा? वो असम, आसमान, असम को रिलेट करो आसमान। जो सत्र चलेगा कहां चलेगा? आसमान में। सत्र कहां चलेगा? आसमान में। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो इसका भाव है वो, इसका भाव भी कैसा है साथियों? लास्य है। कैसा भाव है? लास्य। तो आपने देखा कि सर कथकली और कथक में, इन दोनों में भाव तांडव है, बाकी सब में भाव क्या है साथियों? सब में भाव लास्य है। अब लास्ट में अगर हम आपको बात करें, लास्ट में है 9वां नंबर पे कौन आता है साथियों? छऊ। इस छऊ को ध्यान रखना 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया है ना, ज्यादा पुराना नहीं है। छऊ को कब शामिल किया गया है? 2010 में यूनेस्को में शामिल करने वाला कौन सा नृत्य है, इसके बारे में आपसे पूछा जा चुका है। तो आपका जवाब आएगा साथियों कौन सा? छऊ। कौन सा जवाब आएगा? छऊ। छऊ 3 जगह होता है। कौन कौन सी जगह? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा।
फिर से बोलो पश्चिम बंगाल झारखंड उड़ीसा, फिर से बोलो पश्चिम बंगाल झारखंड उड़ीसा। बोलो, हम सबकी आवाज सुन रहे हैं। हाँ, मक्कारी कर रहे हो, शांति से बैठे हो। हाँ, बोलते रहो बोलते रहो। पश्चिम बंगाल झारखंड और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल झारखंड और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल झारखंड और उड़ीसा। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल झारखंड और उड़ीसा 3 जगह परफॉर्म किया जाता है। पश्चिम बंगाल, बहुत बढ़िया, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में और उड़ीसा में। कहां कहां? पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। इसको रिलेट करने के लिए इसको रिलेट करने के लिए आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो। क्या दिमाग लगा सकते हो? ये दिमाग लग सकते हो, बंगाल को रिलेट करो बंगले से। ये रिलेट करो कि बंगले में झार, यानी कि झार जैसे नहीं बोलते हम लोग गांव में कि झाड़ू लगा दो, झाड़ दो, ये है ना, झाड़ दो। तो इसको रिलेट कर सकते हो कि बंगले में झाड़ दो। कौन झाड़ दो? दिशा, ओडिशा। ओडिशा को रिलेट करो दिशा से। ओडिशा, बंगले में झाड़ दो, बंगला झाड़ दो, गंदा हो गया बंगला, है ना। हाँ, तो वो कह रही छऊ, छऊ को रिलेट करो झाड़ू, वो कह रही झाड़ू, छऊ, ये छऊ छऊ झाड़ू, ठीक है, झाड़ू लाओ। ऐसे रिलेट कर सकते हो उसको थोड़ा सा। क्या कह रही है? पश्चिम बंगाल, बंगले में झाड़ दो। कौन झाड़ दे? उड़ीसा। तो नाम देखो याद हो गए, पश्चिम बंगाल, तो बंगले में क्या कर दो? झाड़ दो। झाड़ दो से झारखंड। कौन झाड़ दो? दिशा। दिशा से ओडिशा। बन गया ना पूरा पूरा, है ना। तो छऊ 3 जगह परफॉर्म किया जाता है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। यूनेस्को में कब शामिल करा गया? 2010। यूनेस्को में कब 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 करा गया? 2010। हम 4 बार, तुम 8 बार। रिपीटेशन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सब इसके भाव है, ठीक है। बाकी ध्यान रखना, तांडव तांडव 2 जगह है, एक तो तुम्हारा कथक में, कथकली में, बाकी तो सब सेम ही है। ये कब जुड़ा है? देखो, सत्रिया कब जुड़ा है? 1 सेकंड भाई। ठीक है, बहुत शानदार। ये इसको हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। ये वाली बात और रह गई थी, ये देख लो कि जो सत्रिया है वो कब जुड़ा भाई? सत्रिया जुड़ा है तुम्हारा 2000 में। सत्रिया कब जुड़ा है साथियों? सत्रिया जुड़ा है आपका 2000 में। सत्रिया कब जुड़ा है साथियों? सत्रिया जुड़ा है 2000 में। सत्रिया कब जुड़ा है? 2000 में, ठीक है। और ये भरतनाट्यम, ये सबसे पुराना है, ठीक। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं, आगे। 1 सेकंड रुकना भाई, थोड़ी सी इसमें, हाँ सही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती। चलो बढ़िया, अब इसको देख लेते भाई, भरतनाट्यम। अब एक एक करके बात करेंगे। भरतनाट्यम की चर्चा कर लेते पहले, ठीक है। तो भरतनाट्यम की चर्चा में क्या है, देखो, भरतनाट्यम में सबसे पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप देख लो भरतनाट्यम के बारे में। देखो, जितनी ज्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, उतने ही ज्यादा % चांस होंगे कि आप परीक्षा में जाओ और वहां पे ऑप्शन देख के टिक कर पाओ। साथियों, ये बात आप भले ही ना जानते हो, हम आपको बता दें कि जानकारी जितनी आपको ज्यादा होगी, परीक्षा में आंसर टिक करने की संभावना भी उतनी ज्यादा होगी। उसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण यह है कि जीएस का सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट है कि हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत कुछ याद करा दें, फिर भी सब कुछ याद कराया नहीं जा सकता। ये बात आप जानते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर सब कुछ हमें पेपर में करना है तो हमें जानकारी सब कुछ वाली ही करनी पड़ेगी, याद बहुत कुछ करेंगे, है ना। दोनों बातों में फर्क है, लेकिन बातें बहुत गहरी हैं, इसीलिए इनको 3-4 बार सोचना, फिर बताना कि हमने क्या बोला, ठीक है। हाँ, यह है, क्योंकि हमें भी नहीं पता हमने क्या बोला। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो है ना, ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है साथियों, ठीक है। आप लोग जानते हैं शास्त्रीय नृत्य का ही तो रूप है ये, बिल्कुल। अब ये, हाँ, यहां से जानकारी महत्वपूर्ण है कि यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य का रूप है। लेकिन इस भरतनाट्यम का उद्भव कैसे हुआ? तो इसका उद्भव हुआ है भगवान ब्रह्मा के द्वारा। भगवान ब्रह्मा के द्वारा हुआ है, किसके? भरत के आग्रह पर इसकी शुरुआत की गई थी। ये तमिलनाडु के सबसे मंदिरों के द्वारा, मंदिरों में सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। देखिए साथियों,
हमने क्या बताया, हमने बोला, एक बार देख लेते हैं फिर से। हमने बोला कि जो भरतनाट्यम है इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो इसकी शुरुआत हुई है भगवान ब्रह्मा ने इसकी शुरुआत करी है। और किसके, भरत जी के आग्रह पे। किसके आग्रह पे, भरत जी के आग्रह पर शुरुआत किसने की साथियों, शुरुआत करी है ब्रह्मा जी ने। और ये तमिलनाडु के प्रसिद्ध मंदिरों का सबसे पुराना नृत्य है। सबसे पुराना नृत्य ना कहें तो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कहें। और अभी आपको बताया कि जो भरतनाट्यम है इसका भाव क्या है, बताएंगे जरा सभी लोग कमेंट करके। आप अभी कमेंट ना करें तो कम से कम बोलें, हम सभी की आवाज सुन रहे हैं, बोलो जल्दी से। भरतनाट्यम का भाव क्या है, हमने बताया कि सबका भाव लास्ट है, केवल कथकली और कथा को छोड़ दो। कथकली और कथा को छोड़ दो, बाकी सबका भाव लास्ट है। कथकली और कथा का तांडव, बाकी सबका लास्ट। तो भरतनाट्यम का भी क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई, तमिलनाडु का फेमस पॉपुलर है। ठीक है, अब भरतनाट्यम के बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। भरतनाट्यम ऐसा क्या बता रहा है, ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में। भरतनाट्यम सबसे पहले इन्होंने बताया कि इसका जो पुराना नाम है वो क्या, इसका नाम है पुराना, सादिर। इसका पुराना नाम सादिर है, इसलिए इसको सादिर अट्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, इसलिए इसको हम लोग सादिर अट्टम भी बोलते हैं। भरतनाट्यम का पुराना नाम जो है वो सादिर है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सादिर अट्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, सादिर अट्टम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अन्य नाम भी हैं। अन्य नाम क्या है इसका, इसका दूसरा नाम है दासी अट्टम। दूसरा नाम क्या है साथियों, दासी अट्टम। दासी अट्टम क्यों रखा गया, क्योंकि भरतनाट्यम जो नृत्य है, जो शास्त्रीय नृत्य है, इसको दासियों के द्वारा किया जाता है। बहुत समय पहले, यानी कि देव काल से, या ये आप कह दो कि बहुत पुराने समय से, अपने एक तरीके से वेद पुराणों में भी एक प्रथा टाइप की चलती थी कि लड़कियों को मंदिरों में दान करने की प्रथा थी। जो लड़कियां एक तरीके से ये कहो कि मंदिरों में परफॉर्म करती थी, ठीक है, डांस का परफॉर्मेंस करती थी, डांस को परफॉर्म करती थी, और वो लड़कियां मंदिरों को ही समर्पित होती थी। उनको मंदिरों में ही दान कर दिया जाता था, और वो वहीं पे बस उस परफॉर्म करती थी डांस। ठीक है, ये बहुत समय पहले से प्रथा चली आ रही थी। ठीक है, बाद में इसका अंग्रेजों ने खंडन भी करा है, हम बताएंगे उसको। ठीक है, हाँ, तो दासी चूंकि दास प्रथा चली आ रही थी, यहाँ पे होता क्या था कि लड़कियों को दान दे दिया जाता था, है ना, तो वो दासियां होती थी, देवदासियां बोला जाता था उनको। और देवदासी थी, तो दासी अगर नृत्य करती हैं अट्टम नृत्य, तो उसको बोलते हैं क्या, दासी अट्टम। तो दूसरा नाम क्या है, दासी अट्टम। सादिर अट्टम दूसरा क्या है, दासी अट्टम। और अगला एक नाम और है अग्नि नृत्य। अगला नाम क्या है, अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य क्यों है, उसका भी हम आपको आगे कारण बताएंगे। अभी आपने भरतनाट्यम के 3 नाम देखे, सबसे महत्वपूर्ण सादिर अट्टम, दूसरा आपने देखा कौन सा साथियों, दासी अट्टम, और तीसरा आपने देखा अग्नि नृत्य। कौन कौन से, फिर से बोलो, सादिर अट्टम, कौन सा, सादिर अट्टम, और दासियां करती थी इसलिए दासी अट्टम, और अग्नि नृत्य, कौन सा, अग्नि नृत्य। कौन सा साथियों, अग्नि नृत्य। ठीक है भाई, बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसकी जानकारी कहां से मिली हमें इन सब बातों की, तो इसकी जानकारी मिली हमें 2 किताबों से, जिनमें एक किताब का नाम है शिल्पाधिकारम। क्या नाम है इसका, शिल्पाधिकारम। क्या नाम है इसका, शिल्पाधिकारम। ठीक है, और दूसरा नाम कौन है, दूसरा नाम है अभिनय दर्पण। कौन सा है, अभिनय दर्पण। दोनों को याद रखने के लिए, अभिनय का मतलब हमने साथियों बताया था, अभिनय का मतलब होता है प्रदर्शन करना। अभिनय का मतलब क्या होता है, प्रदर्शन करना, परफॉर्म करना। जैसे हम आपके सामने खड़े हैं तो हम परफॉर्म ही तो कर रहे हैं, हम प्रदर्शन ही तो कर रहे हैं, तो हम अभिनय कर रहे हैं। जो फिल्म स्टार होते हैं वो भी अभिनय करते हैं। तो इसको याद रखने के लिए आप थोड़ी सा तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। शिल्पाधिकारम, शिल्पा को याद करो शिल्पा शेट्टी से। शिल्पा शेट्टी क्या करती है साथियों, शिल्पा शेट्टी एक एक्ट्रेस है। शिल्पा शेट्टी क्या एक्ट्रेस है, एक एक्ट्रेस। एक्ट्रेस का काम क्या होता है, एक्टर या एक्ट्रेस का, कि परफॉर्म करना। ठीक है, परफॉर्म करना, मूवी वगैरह करना तो परफॉर्म ही तो करती है। तो शिल्पा अभिनय करती है। शिल्पा क्या करती है, शिल्पा अभिनय करती है। शिल्पा क्या करती है, अभिनय करती है, परफॉर्म ही तो करती है, बिल्कुल। अच्छा, हम आपको और थोड़ी सी जानकारी दे दें कि अभिनय दर्पण को किसने लिखा है। अभिनय दर्पण को लिखा है नंदिकेश्वर ने। किसने, नंदिकेश्वर ने। अभिनय दर्पण को लिखा है किसने, ये किसकी रचना है, नंदिकेश्वर। किसकी रचना है साथियों, नंदिकेश्वर की। किसकी रचना है, नंदिकेश्वर की। किसकी रचना है, नंदिकेश्वर की। अभिनय दर्पण किसकी रचना है, नंदिकेश्वर। शिल्पा, शिल्पा क्या करती है, अभिनय करती है। और अभिनय किसकी रचना है, नंदिकेश्वर की। किसकी, नंदिकेश्वर की। बात इतनी समझ में आई सभी लोग, थम्स अप करके बताओ, बोलो सभी लोग, बात समझ में आ गई, बात समझ में आई सभी लोग, बताओ जल्दी से।
बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। ये बात आपको बता चुके हैं कि ये मंदिरों को समर्पित है, ठीक है, मंदिरों को ही ये समर्पित है, मंदिरों में परफॉर्म किया जाने वाला डांस है। आप देख सकते हैं सुंदर सुंदर कन्याएं डांस भी कर रही हैं, है ना। हाँ बहुत सारे लड़के कह रहे हम तो वही देख रहे हैं। हाँ तुम वही देखना, ठीक है, पढ़ना नहीं। देखो नृत्य का आरंभ जो है, नृत्य का जो आरंभ है ये महत्वपूर्ण है, ये आपके पेपर में पूछा हुआ है कि नृत्य का जो आरंभ, जो भरतनाट्यम शुरू होता है तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो कौन सा होता है। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो जैसे हम स्कूल जाते हैं तो पहले वहां प्रेयर होती है, प्रेयर में भी हम देखते हैं कि 2-3 प्रकार की अगर प्रेयर हैं तो पहले कौन सी वंदना होगी, फिर कौन सी वंदना होगी, लास्ट में राष्ट्रगान होगा, ऐसे स्टेप होते हैं। तो ऐसे जब भी यहाँ भरतनाट्यम होता है तो उनके स्टेप होते हैं। तो पहला स्टेप कौन सा होता है, तो पहला जब नृत्य का आरंभ होता है तो उससे, जब नृत्य का आरंभ होता है सबसे पहले जो परफॉर्म किया जाता है उसको एक नए नाम से जानते हैं, आला रिपू। क्या नाम जानते हैं साथियों, आला रिपू। तो याद रखना भरतनाट्यम की शुरुआत में जो चीज सबसे पहले होती है, नृत्य का आरंभ जो होता है, आरंभ को, भरतनाट्यम का जो नृत्य, भरतनाट्यम नृत्य है उसका जो आरंभ होता है, आरंभ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आला रिपू बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, आला रिपू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आला रिपू। क्या बोलते हैं साथियों, बोलो आला रिपू। फिर से बोलो क्या बोलते हैं, आला रिपू। क्या बोलते हैं, आला रिपू। नृत्य का आरंभ आला रिपू, नृत्य का आरंभ आला रिपू। हालांकि हमने इसको ट्रिक से बताया है, आगे तुम्हें बता भी देंगे। हालांकि हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, बताना तो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ बाकी देखो ये सारे के सारे जो हैं, भरत हमने बताया था, भरत, भरतनाट्यम के भा से निकला है भाव। भा से क्या निकला साथियों, भाव। रा से निकला है राग, और रा से ही निकला है रस, है ना। इसमें इसमें चार चीजें शामिल हैं, कौन कौन से, भाव, राग, रस, और ता से निकला है क्या, ताल। जो भरतनाट्यम डांस परफॉर्म होता है उसमें चार चीजें होती हैं, भाव होते हैं, भाव दो प्रकार के बताया, लास्य और तांडव। राग होता है ये वाला जानते हो ना, हाँ हाँ। रस होता है उसमें, और क्या होता है, और ताल होता है, ठीक है। ये सारी चीजें परफॉर्म की जाती हैं, ठीक है, भरतनाट्यम में। ये उनके अंदर के पहलू हैं। अच्छा, इसकी 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं भी हैं साथियों। कौन कौन सी, आप लोगों को पता होगा कि नृत्य तो एक ही होते हैं, लेकिन हमने यहाँ 3 तरीके के दिखा दिए। एक होता है नृत्य, वो एक होता है नृत्य, केवल नृत्य, वो शुद्ध नृत्य होता है, इसमें और कुछ नहीं होता, भाव भाव कुछ नहीं, एक तरीके से नृत्य में कोई एक्सप्रेशन नहीं, केवल नृत्य, खाली नृत्य, है ना। दूसरा होता है कौन सा साथियों, नाट्य। नाट्य में क्या होता है कि नाटकीय नृत्य समूह के साथ किया जाता है, ग्रुप में करा जाता है, उसको नाट्य बोलते हैं। एक होता है नृत्य जो भावनाओं के साथ होता है, उसमें भाव विभोर, जो कलाकार है उसके एक्सप्रेशन ऐसे बन जाते हैं कि पता चले सामने बैठे जो दर्शक हैं वो भी रोने लगे, भाव विभोर हो जाएं, इस तरीके से उसके एक्सप्रेशन होते हैं। अगर वो रोने वाले सीन के बारे में आपको बताना चाहता तो ऐसे भाव बना लेगा, आपको बैठे बैठे अगर आप देख रहे हो तो आपको पीड़ा होने लगे, है ना। और अगर हंसी वाली बात का है, इस तरीके का कोई है ना, उसमें अलग अलग तरीके से, भरतनाट्यम में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कामुकता को दर्शा देती हैं, तो उन्होंने इसीलिए अंग्रेजों ने उस पर बैन भी लगा दिया था। तो आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे हम, ठीक है। हाँ फिलहाल आप भी समझें। अच्छा, इनके जो 6 भाग हैं, इनके जो 6 भाग हैं, हम आपको फिर से वही बात कहेंगे, इनके 6 भाग, 6 के 6 भाग हमने याद कराए हैं पिछली क्लास में, आप उसको देख लेना जाके, और ट्रिक से याद कराए हैं, यहां नहीं बताएंगे, नहीं तो तुम वो वीडियो नहीं देखोगे। पिछला वाला वीडियो देखो, उसमें हमने 6 के 6 भाग ट्रिक से बताए हैं, ट्रिक से हम बता चुके हैं, इसलिए यहां नहीं बताएं, यहां तो जस्ट रिवीजन कराने थे, ठीक है। अला रिपू स्टार्टिंग वाला होता है, और लास्ट वाला क्या होता है, तिल्लाना। लास्ट वाला क्या होता है, तिल्लाना। पिछला वीडियो देखना जाके, सब बताया हमने उसमें, ठीक है। हाँ देखना पड़ेगा भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्या कह रहा है, अगला पॉइंट है कटका। एक नया शब्द आया, क्या, कटका। क्या शब्द आया, कटका। कटका क्या होता साथियों, कटका एक प्रकार की हस्त मुद्रा है। हस्त मुद्रा मतलब हाथ से बनाने वाली डिजाइन। हाथ से बनाने, कहीं बनानी नहीं है, हाथ में ही बनानी है। कैसे बनानी साथियों, हाथ में बनानी है। तुम देखो, 3 उंगलियों को जोड़कर ओम का प्रतीक, 3 उंगलियों को जोड़कर ओम का प्रतीक बनता है, बस वही है। तो ओम का प्रतीक जब आप ऐसे बनाते हो तो उस मुद्रा को क्या बोला जाता है, उस मुद्रा को बोला जाता है कटका। क्या बोला जाता है साथियों, कटका। क्या बोला जाता है साथियों, फिर से बोलो, कटका। हस्त में बनी मुद्रा, ओम की मुद्रा को क्या बोला जाता है, कटका, ठीक है। क्या बोला जाता है, कटका। ओम की मुद्रा जो हाथ से बनती है 3 उंगलियों से, उसको क्या बोलते हैं, कटका, ठीक है। आप याद रखने के लिए इसको याद रख सकते हो कि ओम की, इसको ऐसे याद रख लो। देखो हम आपको थोड़ा सा तरीका बता दें,
थोड़ा थोड़ा रिलेट करते चलोगे सही रहोगे। इसको रिलेट ऐसे कर सकते हो, इसकी ट्रिक आप ऐसे बना सकते हो। क्या? थोड़ा सा रिलेट ही करवाएंगे, ज्यादा नहीं। कि ओम, ओम का नाम एक, अच्छा ओम किसी का नाम भी तो हो सकता है। ओम की ओम की ओम की 3 उंगलियां, ओम की 3 ओम की 3, एक सेकंड रुको, अंगुलियां। आप समझ गए होंगे हम क्या बनाने वाले हैं। ओम की 3 उंगलियां कट गईं। ओम की कितनी उंगलियां कट गईं? 3 उंगलियां कट गईं भाई। ओम की 3 उंगलियां कट गईं। तो ओम है ना, ओम बनता है कितनी उंगलियों से? 3 उंगलियों से। और कट गई से कटका, कट गई से कटका। हो गया ना याद? और ये बात हम जो बता रहे हैं, ये बात ऐसा नहीं कि कल भूल जाओगे। अगर आपने एक बार रिवाइज कर लिया हफ्ते 2 हफ्ते में, तो ये बात पेपर तक नहीं भूलोगे। और तुम्हें लगेगा कि तुम भूल गए, लेकिन जब तुम मॉक टेस्ट पेपर प्रीवियस से लगाओगे, वहां जब ये मिलेगा तो हमारी बातें तुम्हें रह रह के याद आएंगी। तब तुम मन ही मन मुस्कुराओगे, देखना। हाँ, है ना? बढ़िया। आगे बढ़ते हैं भाई। नृत्य का अंत पीछे बता के आए हैं, उसको तिल्लाना या थिलाना बोलते हैं। पिछले वीडियो में ट्रिक बताई है, देख लेना जाके, अगर अपनी भलमनसाई चाहते हो, अगर याद करना चाहते हो। ठीक है, बिल्कुल। आगे बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण हमने बताया था कि जो परफॉर्म करते हैं जो व्यक्ति, तो उसमें जो लड़कियां परफॉर्म करती हैं उनको बोला जाता है देवदासी। क्या बोला जाता है? देवदासी बोला जाता है। ठीक है, लड़कियां जो परफॉर्म करती हैं उनको देवदासी बोला जाता है। और जो अब लड़के भी परफॉर्म करने लगे हैं, जब से इसको पुनर्जीवित किया गया, पहले नहीं करते थे, अब उसको लड़के भी परफॉर्म करने लगे हैं। या फिर ये कह दो कि जो कविता का पाठ करता है ना, कविता वगैरह पढ़ता है, उसको बोलते हैं नट्टूवार। क्या बोलते हैं? नट्टू। क्या बोलते हैं? नट्टू। ठीक है, हाँ बिल्कुल। इसको रिलेट कर सकते हो कि दासियों को देखकर अब लड़के भी लट्टू हो गए। ठीक है, हाँ, भरतनाट्यम में दासियों को डांस करता देख अब लड़के भी, पुरुष भी लट्टू हो गए। लट्टू नट्टू, तो अब वो भी डांस करने लगे, है ना, वो भी पाठ करने लगे। तो कविता का पाठ करता कौन है? कविता का पाठ करता कौन कहा जाता है? नट्टूवार। कौन? नट्टूवार। पहले देवदासी होती थी, अब महिला देवदासी, पुरुष नट्टूवार। महिला देवदासी, पुरुष नट्टूवार। बहुत बढ़िया, हमें पता है आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं, बहुत शानदार। आगे देखते हैं साथियों, धुन के लिए कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हमने आपको ये बताया नहीं, पर हम आपको बता दें कि जब ये डांस चलता है तो डांस ऐसे तो नहीं होता है कि कोई गाना वगैरह ना बजे, कोई धुन नहीं, ऐसे ही डांस कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है। तो डांस होता है तो उसके लिए कोई ना कोई गाना, कोई ना कोई सॉन्ग, कोई ना कोई धुन तो बनती है, कोई ना कोई धुन बनती है। तो धुन जो होती है, 2 प्रकार के संगीत होते हैं, एक हिंदुस्तानी संगीत होता है, एक कर्नाटक संगीत होता है। आगे चर्चा करेंगे। हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारत में जितने भी आपके शास्त्रीय नृत्य होते हैं उनमें उपयोग में लाया जाता है, और बाकी जो दक्षिण भारत के होते हैं उनमें कर्नाटक संगीत का उपयोग किया जाता है। और ये दक्षिण भारत का है, इसलिए इसमें कौन सा संगीत प्रयोग में आता है साथियों? तो इसमें आता है अपना कर्नाटक संगीत। कौन सा? कर्नाटक संगीत। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर भारत, तो इसमें आपका कौन सा आएगा साथियों? हिंदुस्तानी, है ना, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, एक तरीके से ऐसे रिलेट कर लो। दक्षिण भारत में कौन सा होता है? दक्षिण भारत में आपका होता है कर्नाटक। कर्नाटक उसी साइड है, तो कर्नाटक दक्षिण भारत। ठीक है, ऐसे। आगे बात करें, अगर यह एकल कलाकार, बिल्कुल एकल कलाकार, यानी कि एक अकेला कलाकार द्वारा, यानी एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं को दर्शाया जाता है। यानी कि भरतनाट्यम में क्या होता है कि एक अकेला कलाकार जो है कई सारी भूमिकाएं निभाता है। अभी जैसे मान लो हम हैं, अभी हमें कोई परफॉर्म करना हो, किसी ने वो देखा है, आप लोगों ने यूट्यूब पे एक चैनल करके है, भुवन बाम का चैनल है, शायद किसी ने तुम में से देखा हो। उसमें क्या है कि वो जो वीडियो बनाता है उसमें बहुत सारे कैरेक्टर खुद ही करता है। मम्मी बनना है तो खुद ही मम्मी बन गया, है ना, फिर पापा बनना है तो खुद ही पापा बन गया, खुद ही लड़का बन गया, खुद ही माँ बन गया, है ना। तो ऐसे एक ही व्यक्ति कई सारे कैरेक्टर जब निभाता है ना, तो बस उसी को बोलते हैं एकल। क्या बोलते हैं? एकल। ठीक है, एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं को दर्शाया जाता है, जिससे एक नया नाम है एकाहार। एकाहार यानी कि एक ही है हर में। हर का मतलब हम लोग गांव देहात की भाषा में बोलते हैं हर, मतलब हर एक में एकाहार, एक ही है हर में, है ना। हर में मतलब सब में एक ही है, अकेला ही है वो, तो सब बनना है, एकाहार, है ना। आप कहेंगे सर एकाहार तो आप भी हो, रीजनिंग में पढ़ा देते हो, गणित भी पढ़ा देते हो, जीके जीएस भी पढ़ा देते हो, है ना। हाँ ठीक है, हाँ, तो ऐसा एकाहार सबको परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एकाहार। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या है? दक्षिण भारत
के धार्मिक विषयों, बिल्कुल ये जो है ये भरतनाट्यम जो है ये किसके साथ साथ चलता है, तो ये दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों को, जैसे शैववाद है, अलग अलग धर्म होते हैं, दक्षिण भारत में शैववाद चलता है ना, जो भगवान शिव के समर्थक होते हैं, वैष्णववाद चलता है जो भगवान विष्णु के समर्थक होते हैं, और शक्तिवाद होता है जो माँ दुर्गा के समर्थक होते हैं। तो इनके लिए समर्पित है, किनके किनके लिए, शैववाद यानी कि जो भगवान शंकर यानी भगवान शिव को, है ना, और विष्णुवाद है ना, वैष्णववाद जो भगवान विष्णु, और शक्तिवाद है ना, दुर्गा शक्ति। ठीक है, तो कौन कौन से, शैववाद, फिर से बोलो, शैववाद, वैष्णववाद और शक्तिवाद। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बढ़िया। ठीक है, इसको एक बार दिमाग में डाल लेंगे तो चीजें कुछ महत्वपूर्ण ज्यादा हैं, कुछ ऐसी हैं जो जानकारी के लिए आपको चाहिए, तो हम बता देते हैं। बहुत बढ़िया, ये बात कर रहे हैं अभिनय की, तो अभिनय में हमने बताया बहुत महत्वपूर्ण है ये अभिनय साथियों, है ना, इनको याद करने का तरीका ट्रिक हम बता चुके हैं, फिर से हम यही कहेंगे कल की क्लास में। एक बार हमने ओनली इनकी सबकी ट्रिक बताई थी, ट्रेलर की तरीके से आया था वो वीडियो, तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देखना जाके, उसमें क्या हमारी तीव्रता है और कैसा हमने तुम्हें ट्रेलर दिखाया है। ठीक है, पिक्चर आवाज से चालू हो गई है, तो उसमें इनकी ट्रिक बताई थी, तो जहां तक बता चुके तो वहां तक तो नहीं बताएंगे। तो विचारों को व्यक्त करने और भावनाओं को जगाने के लिए एक उपकरण के रूप में अभिनय बताया था। अभिनय का काम ही होता है, हम आपके सामने प्रदर्शन कर रहे हैं आगे, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप शेयर करेंगे, हाँ पूरा भरोसा है, आपने कर भी दिया है कुछ लोग लेकिन मक्कार बैठे हैं, ये नहीं करते हैं, ये सोचते हैं कि दूसरा ना पढ़ पाए, ना ये दिमाग लगाई बैठे हैं, ये कहते हैं कि इतना अच्छा वीडियो हमें मिल गया, अब दूसरे को भी मिल जाए, उसके पूरे पूरे आ जाए, फिर हमें फायदा क्या हुआ पढ़ने से, है ना, दूसरे तक हम पहुंचा दे। तुम में से बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, हमें पता है, तुम्हें सोचते हैं कि वीडियो तो यार मिल गया, हमें अच्छा मिल गया है, अब दूसरे को भेज क्यों दें, दूसरे को भेज दें, उसका भला हो जाए, उसका भला हो जाए, नंबर उसके भी आ जाए, उसके नंबर भी आ जाए, तो फिर फायदा क्या रहा, कंपटीशन तो बढ़ ही गया, हमें अच्छा मिल गया है और हम तो रख लें उसको, कोई देख और ना पाए, हमारा बस चले तो सर जी को हम घर ले आए, बस हमें उतने उतना बता दें और दुनिया को ना बताएं, है ना। ऐसा भाई गलत सोचते हो, तुम सोचते हो तुम्हारे चक्कर हमें घाटा पड़ जाएगा, सही, हाँ ऐसा सोचते हो तो ऐसा ना सोचना, ठीक है, ऐसे तो हमें भी दिक्कत आ जाएगी, सही, ऐसे एक दो लोगों के लिए थोड़ी पढ़ाएंगे, अगर मेहनत करेंगे, नहीं तो पता चला ज्यादा समय तक अगर नई चीजें चल पाई तो फिर बंद ही करना पड़ जाए, है ना। तो भगवान से गुजारिश करेंगे कि बंद ना करना पड़े, अच्छी तरीके से तुम्हें पढ़ा पाए, तुम्हारी सफलता में हम भी खुश हो लेंगे, है ना। उसके लिए सिर्फ इतना करते रहना कि हम मोटिवेट बने रहें, तुम्हारे लिए मेहनत करते रहें, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए कम से कम ये मान के चलें कि 6 से 8 घंटे की मेहनत लगती है, पूरा कंटेंट खोजना और पूरे प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करना, ऐसी कोई भी चीजें नहीं लाते हैं कि उठाए ले आए और आपको परोस दें। चाहे तो हम भी ये कर दें कि ठीक है भाई वीडियो बना दिया हमने, आपसे कह दिया, आपको बोलते चले गए, कर लेना याद भाई, है ना, तो उसमें मतलब क्या रहा, ना आपने याद करा और ना हमने तो बता दिया, चल कर लेना। तो ऐसा थोड़ी होता है, हम तो तुम्हें सिखाना चाहते हैं, एक तुम्हारे एक तरीके से कह दो छोटे बड़े भाई हैं, कोई हमसे बड़ा भी होगा, कोई हमसे छोटा भी होगा, तो हम आपके लिए किसी के लिए छोटे भाई, किसी के लिए बड़े भाई, उस तरीके से काम करना चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं, और हम आपसे कुछ ले थोड़ी रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप सफल होंगे, आप अगर एक बार हमारा नाम ले देंगे बस उतने में हमें खुशी है, और क्या चाहिए भाई, और हमने आपसे कुछ मांगा क्या, कुछ नहीं मांगते, सिर्फ आप अगर एक बार भी नाम ले देंगे कि हाँ उन सर से हमने जीएस पढ़ी थी भाई, फंस गई, अरे बस इतने में तसल्ली है हमें, और क्या चाहिए हमें, कुछ नहीं चाहिए, इतना चाहिए बस, ठीक है, और इतना तो हमें पता है, विश्वास है तुम लोग कर ही दोगे, ठीक है। तो इतना करते रहना साथियों कि थोड़ा सा भरोसा हमें आप पर बना रहे, मोटिवेट बने रहे, वीडियो में इतने तो व्यू आते रहे, है ना। हमें पता है कि हम उतने बड़े टीचर नहीं हैं जो और लोगों से कंपैरिजन करें, ठीक है, लेकिन उतना तो करते रहना कि एक जिंदा व्यक्ति है ना, इसके अंदर भी प्राण है, तो वो प्राण जो बरकरार बने रहे, ठीक है, हाँ, क्योंकि मेहनत तो लगती है, पूरे दिन ऑफलाइन को पढ़ाना, फिर उसके बाद रात में जाना, तुम्हारे लिए कंटेंट बनाना, रात को 11-11 बजे तक वीडियो रिकॉर्ड करना, तो साथियों मेहनत तो लगती है ना, पर चाहते हैं कि तुम लोगों के लिए अच्छा कर दिया जाए, क्योंकि देख रहे हैं बहुत कम लोग हैं जो ऐसा करवा पा रहे हैं, तो तुम लोगों के लिए एक मदद हो जाएगी, सही, तो बस इतना प्रयास कर रहे हैं। चलिए खैर, तो यहां पे हमने बताया था, हमने कहा था सात्विक अभिनय, सात्विक अभिनय जो होता है इसमें मनोभावनाओं को दर्शाया जाता है, मन की भावनाओं को, मनोभावना, ठीक है, मनोभावनाओं को दर्शाया जाता है, मन की भावना दर्शाया जाती है, ठीक है, मनोभावना। आंगिक अभिनय, इसमें अंगों का प्रदर्शन किया जाता है ना, अंगों का प्रदर्शन किया जाता है। वाचिका यानी कि बोल के, गीतों से इसमें परफॉर्म किया जाता है, गीत गाकर, ठीक है। आहार अभिनय, ये कौन सा होता है, आहार अभिनय, ये थोड़ा सा आप एक तरीके से कह दो परफॉर्म वाला तुम्हारा पूरा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने इन अभिनय के बारे में बताया था आपको। आगे बढ़ते हैं भाई,
आप देखो भरतनाट्यम में शैलियां भी हैं, कुछ शैलियां भी हैं। कौन कौन सी शैलियां हैं? इन शैलियों को एक नाम से जाना जाता है जिनको हम लोग बोलते हैं बाड़िया। क्या बोलते हैं भाई? बाड़िया बोलते हैं, ठीक है, बाड़िया, है ना, बिल्कुल बाड़िया, ठीक है। हाँ, इसको रिलेट करने के लिए हमने बताया था कि तुम इंग्लिश वाला टर्म देखना। इंग्लिश वाला टर्म क्या है? बेनिस। क्या है टर्म? बेनिस। क्या टर्म है साथियों? बेनिस। बेनिस। बाड़ियों को क्या बोला जाता है? बेनिस। क्या बोला जाता है साथियों? बेनिस। पेपर तो तुम्हारा इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम इसको रिलेट करो बेनिस। अच्छा, बेनिस का मतलब आप लोग जानते होंगे, अगर आपने इंग्लिश पढ़ी है, जो लोग इंग्लिश वाले होंगे, एमटीएस सीएचएसएल सीजीएल वाले, उन्होंने इंग्लिश पढ़ी होगी। बेनिस का मतलब आपने देखा होगा, एक पहले वो आता था वेनिस, जिससे अभी भी आता है, जिससे क्या होता था कि कैसे भी दाग लगे हो साफ हो जाते थे, होते थे। हालांकि स्पेलिंग उसकी ऐसी नहीं होती, लेकिन उसको रिलेट करो तुम। वेनिस का मतलब होता है अंग्रेजी में गायब करना, है ना, बिल्कुल हटाना, गायब करना। तो बस उसी से थोड़ा सा रिलेट करो कि शैलियां, शैलियां से आप रिलेट करो शैली। क्या रिलेट करो? शैली। नहीं कहते हैं कि हमारे कपड़े में सैले दाग लग गए। सैले दाग का मतलब कुल दाग लग गए हैं। कुल दाग लग जाते हैं तो फिर क्या करते भाई? जब दाग कुल लग जाएंगे तो फिर हमें वहां पे बेनिस लगाना पड़ेगा, है ना। ऐसा मामूली किसी डिटर्जेंट से तो नहीं साफ होने वाले, तो वहां बेनिस लगाना पड़ता है। तो जब शैलियां, सैले की बात आती है कि अगर तुम्हारे कपड़े पे सैले दाग लग गए हैं ना, सैले थोड़ी सी गांव की भाषा है, बस रिलेट कराना चाहते हैं, है ना, बुरी नहीं है गांव की भाषा, ऐसा कोई ना समझे शहर वाला की बुरी बात है ना, बातें सब अच्छी हैं। तो सैलियां बोलते हैं कि नहीं बोलते? हम तो भाई बोलते हैं कि सैले दाग लग गए, हमें सैले भी बोलते, हम तो सैले के अलावा निरे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निरे। निरे दाग लग गए, तो बस वही है कि निरे दाग लग गए अगर, तो क्या लगाओगे? बेनिस लगाओगे भाई। बेनिस लगाओगे तो बेनिस को बाड़ियां, बाड़ियां कहा जाता है, ठीक है भाई, बिल्कुल। अब बाड़ियों इसमें बाड़ियां जो हैं वो कई कई प्रकार की हैं, जिनमें से आपके 5 प्रकार हैं, 1 2 3 4 5। इनके लिए भी साथियों हमने ट्रिक बता रखी है। हाँ, बहुत बार हम 2-3 बार बोल चुके हैं कि पिछला वीडियो देख लेना, देख लेना। अच्छा, तुम्हें इसमें दिखा भी देते हैं कि हमने कैसे बताई थी, तो जिन्होंने नहीं देखा था वो पहले वाला देख लेना, लेकिन यहाँ हम बता देते हैं, ठीक है भाई। हमने बताया था, हमने बताया इसको रिलेट करो, तंजा से रिलेट करो, तंजा को, तंजा को रिलेट करो तू जा। तंजा को किससे रिलेट करो साथियों? तू जा। तंजा, तू जा, तंजा को रिलेट करो तू जा। अब अच्छा, इसको हमने बताया था रिलेट करने के लिए, हमने कहा था जैसे बचपन में हम लोग जब स्कूल जाया करते थे, ठीक है, तो पिताजी हमारे, मम्मी डांट डांट के भेजती थी कि जाओ स्कूल, जाओ जाओ, हम लोग रोते रहते थे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, तो फिर वो कुछ ना कुछ बहाना लगाते थे कि जाओ बेटा, तुम्हारे लिए अभी तुम्हें वहां लेवा चलेंगे, घुमाने लेवा चलेंगे, ये करेंगे तुम्हारे लिए, साइकिल मंगा देंगे तुम्हारे लिए, है ना, ये मंगा देंगे पिताजी से, ऐसा बहाने लगाते तब हम लोग जाते थे। तो यही एक कहानी है। आप मान के चलें कि आप आने वाले समय में जब शादी करेंगे तो आपका एक बच्चा होगा सुंदर सा, है ना, हाँ, तो वो बच्चा स्कूल जाने से मना कर रहा है आपके, ठीक है, वो क्या कह रहा है? स्कूल नहीं जाएंगे, तो तुम उसे समझा रहे हो। अब देखना कितना समझाना कठिन होता है। अब तुम्हें एहसास पता चलेगा जब हमने तुम्हें पिता बना दिया, है ना, अब तुम्हें एहसास हो गया, ठीक है। तो तुम ये कह रहे हो कि बेटा तू जा। कहाँ जा? वो कह रहा कहाँ जाऊं? तो तुम कह रहे हो कि तू जा बेटा पढ़न। कहाँ जा? पढ़न। तू जा बेटा पढ़न। तो वो तुमसे कह रहा, अब तुमसे उसने सवाल कर दिया कि वजह बता, क्या कि हम क्यों जाएं? वजह, वजह का मतलब नहीं हम लोग कह देते हैं कि हम वहां ऐसा क्यों काम करें, कोई वजह है तुम्हारे पास? तो वो तुमसे सवाल कर रहा है, तुमने कहा बेटा तू जा, बेटा तू जा, तंजा बेटा तू जा, कहाँ जा? पढ़न जा, पढ़न। तो वो तुमसे सवाल कर रहा, वजह क्यों जाऊं, वजह बताओ, ऐसे नहीं जाऊं। तो तुमने कहा वजह बताऊं, ठीक है, वजह बताता हूं कि कल, कला को रेड करो किससे? कल, कल तुझे मैं मेला देखने लेके चलूंगा। कहां लेके चलूंगा? मेला देखने। अब कह रहा अब पापा चला जाऊं, तुमने वजह बता दी, अब तो जाना ही पड़े, अब तो जाऊंगा जाऊंगा। तो तुमने उसको वजह बता दी। तो यही तो तरीका होता है, यही इसी तरीके से तो तुम्हें बेवकूफ बना बना के पढ़ा दिया गया, जो तुम यहाँ सामने बैठने लायक हो गए कि अब पढ़ रहे हो, यही तरीके से हमें बना के पढ़ा दिया गया। समझ में आ रही बात है? तो ये तरीका क्या है? तंजावुर, तंजावुर तू जा, कहां? पांडनवुर, पांडनवुर यानी कि पांडन मतलब पांडनलूर, पढ़ने जा, कहां जा? पांडन। वजाबुर, कहां? वजाबुर, वजह बताओ पापा, बस वजह बताओ, चला जाऊंगा। तुमने कहा कला क्षेत्र, कला यानी कि कल, कल तुझे लेके चलूं, कहां? मेला। कहां लेके चलूं? मेलातुर, मेलातुर। इतना भी याद रह जाएगी ना, कहानी भी याद रह जाएगी साथियों, तब भी टिक करके आओगे, गारंटी है हमारी, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, अगली स्लाइड बहुत शानदार है। भारतीय संगीत के 2 भाग हमने आपको बताए, एक उत्तर भारत में होता है साथियों हिंदुस्तानी संगीत, और दक्षिण भारत में होता है कौन सा साथियों? कर्नाटक संगीत, बता चुके हैं, और उत्तर भारत में हिंदुस्तानी संगीत। इन दोनों बातों को आप लोग ध्यान रख लेंगे, ठीक है, बता चुके हैं। अच्छा, जो भरतनाट्यम होता है, इस नृत्य में जो कुछ वाद्य यंत्र हैं,
जिनका उपयोग किया जाता है उनके बारे में भी आप जान लो। एक होता है मृदंगम। कौन होता है? मृदंगम, वीणा, बांसुरी। और भी कुछ होते हैं लेकिन महत्वपूर्ण जो तीन ही हैं, मृदंगम, वीणा, बांसुरी। रिपीट करो हमारे साथ फटाफट, याद हो जाएंगे, देखते कैसे नहीं होते हैं। मृदंगम, वीणा, बांसुरी, 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 मृदंगम, वीणा, बांसुरी। आप कहोगे सर रुक जाओ, कितनी बार रिपीट कराओगे? अरे भाई रिपीटेशन ही है जो तुम्हारी नैया पार करेगी। मृदंगम, वीणा, बांसुरी। अब अच्छा ट्रिक भी देख लेते, थोड़ा रिलेट भी कर लेते हैं, है ना। रिलेट कैसे कर देंगे? मृदंगम को रिलेट करो, आप ऐसे रिलेट करो, ठीक है, बिल्कुल मृदंगम को रिलेट करो। हाँ, मृदंगम को रिलेट करो मृदंगम, मृदम, या इसको रिलेट करो मर्द से। किसको रिलेट करो? मर्द से। मर्द समझते हो? पुरुष, जो अपने पुरुषत्व के बलवान पे जीता है ना। हाँ, जो अपने पुरुषत्व का दावा ठोकता रहता है, मर्द। मृदंगम मर्द, मृदंगम मर्द, मृदंगम मर्द, रिलेट करो मर्द। अब मर्द यानी कि हम यहाँ पुरुष की बात कर रहे हैं कि जो पुरुष होता है, पुरुष होता है जब वो जब पुरुष जो होता है, अगर पुरुष किसी स्त्री के प्रेम में पड़ गया, फिर उसकी आप वीणा, वीणा को याद करो वाणी से। वीणा किससे याद करो? वाणी से। जब पुरुष किसी स्त्री की प्रेम में पड़ जाता है, फिर तुम देखो उसकी जो वाणी है वो कितनी मधुर हो जाती है, हमेशा मन मौजे में रहेगा भाई, बिल्कुल हंसता खेलता। तो उसकी वाणी जो है बिल्कुल बांसुरी की तरह मीठी हो जाती है। तो जो मर्द है उसकी वाणी कब मीठी हो जाती है? जब वो किसी के प्रेम में पड़ जाता है ना। तो उसकी वाणी यानी कि वीणा और बांसुरी की तरह मीठी हो जाती है ना। तो बन जाएगा, जस्ट रिलेट, ठीक है। बस आगे बढ़ते हैं भाई। अंतिम देवदासी, हमने बताया था कि देवदासी प्रथा चल रही थी, ठीक है, दासियों को दान करा जाता था लड़कियों को। तो वो अब अंतिम देवदासी यानी कि जब इसका खंडन किया गया तो सबसे लास्ट में कौन सी देवदासी हुई थी, उसका नाम साथियों महत्वपूर्ण है। नाम है श्रीमती मुथुक्कमन। ठीक है, हाँ यही नाम है भाई, रिलेट करना नहीं है, पढ़ना है बस इसको। क्या नाम है? श्रीमती मुथुक्कमल, ठीक है, यही है श्रीमती मुथुक्कमल। ठीक है, तुम देख लेना बस, ठीक है। श्रीमती, तुम पूरा याद करो, मुथुक कर लो क्या, ठीक है, मुथुक कर लो, ठीक, मुथुक, श्रीमती मुथुक, ठीक है, ये याद कर लो। अंतिम देवदासी, इसके लिए कुछ नहीं, बस याद कर लो श्रीमती मुथुक। क्या? श्रीमती मुथुक। तुम भी रिलेट कर लेना अगर तुम्हारे पास कोई तरीका है, ठीक है। तुम भी तो रिलेट करो, तुम भी तो सीखो, हम तो तुम्हें ये भी सिखा रहे कि रिलेट करो तुम। अच्छा, इसकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो हमने बताई थी आपको, दो। एक तो हमने बताया था कि शिल्पा का अभिनय, शिल्पा का अभिनय बताया था, शिल्पा का अभिनय, और बताया था अभिनय दर्पण के जो रचयिता हैं नंदिकेश्वर। कौन है? नंदिकेश्वर। कौन है? नंदिकेश्वर। इसको तुम, हमने वैसे भी तो याद कराया लोगों को, तुम्हें नहीं बताया लेकिन बता दें, हमने इसको ऐसे रिलेट कराया था। हमने कहा था शिल्पा का जो अभिनय है वो शिव जी के नंदी ने छुप के देखा, है ना। हाँ, शिव जी के नंदी ने छुप के देखा। कभी आप देखना जब फिल्म सिटी में शूटिंग वगैरह चलती है, जब फिल्म सिटी में शूटिंग वगैरह चलती है, कभी आप देखना ऐसा यूट्यूब पे फिल्म सिटी का कोई वीडियो, शूटिंग वगैरह चलती है, तो वहां क्या होता है कि जैसे यही तुम्हारे नंदी महाराज, बैल, या दूसरा जिनका नाम सांड वगैरह कहते हैं, ये क्या होते हैं कि ये फिल्म सिटी के आसपास खड़े खड़े देखते रहते हैं क्या चल रहा है वहां, है ना। हाँ, तो बस वहीं से रिलेट करो कि शिल्पा का अभिनय नंदी ने छुप के देखा। तो अभिनय दर्पण के लेखक कौन है? नंदिकेश्वर। कौन है? नंदिकेश्वर। कौन है साथियों? नंदिकेश्वर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सीखते हैं आप ही सीख रहे भाई, हमारा इसमें योगदान मात्र 10% है, सीख तो आप ही रहे, समर्थन तो आपका है हमारे साथ, ठीक है। आपकी बस दुआएं हैं जो हम चीजों को कर पा रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद है और आपका समर्थन है, ठीक है भाई। अन्य पुस्तकें तो इनकी और पुस्तकें हैं। तो जो तमिल साहित्य है, हमने इसके बारे में जब और रिसर्च करी तो हमें पता चला कि तमिल साहित्य जो है, पूरा तमिल का साहित्य हमने पढ़ा तो हमें पता चला कि उस तमिल साहित्य में 5 पुस्तकें हैं ऐसी जो बहुत महत्वपूर्ण है। 5 साहित्य है तमिल साहित्य के अंदर, तो 5 साहित्य उनमें से एक पुस्तक जो बहुत महत्वपूर्ण आई है जिसका नाम है तोलका प्रियम। कौन है? तोलका प्रियम। तोलका प्रियम, ठीक है। तो एक पुस्तक कौन सी है? तोलका प्रियम। कौन है साथियों? तोलका प्रियम। ये किसके लिए? तो ये व्याकरण के कार्य के लिए है। ये आपका सवाल अभी आपके रेलवे में तो नहीं पूछा गया है, लेकिन आपको बता दें कि यूपीएससी ने सीडीएस की परीक्षा 2022 में ये सवाल पूछा था। देखो, वहां अगर ये सवाल आ चुका है तो साथियों किस वर्ष
किस समय आपके पेपर में रखा मिल जाए ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि वहीं से यूपीएससी की उतरन उतरते उतरते तुम्हारे एग्जाम्स तक आती है। तो ये सवाल सीडीएस 2022 में पूछा गया है कि तोलका प्रियम जो बुक है ये किससे संबंधित है, तो तुम्हें याद रखना है व्याकरण के कार्य से। ठीक है, बिल्कुल व्याकरण के कार्य से। किसके? व्याकरण के कार्य से। ठीक है, बिल्कुल इसको आप समझ लेंगे भाई। ठीक है, हाँ ऐसे भी रिलेट कर सकते हो इसको, थोड़ा सा अगर रिलेट करें व्याकरण, व्याकरण को रिलेट करो व्याकरण किससे? व्याकरण, व्याकरण जा रहा है, क्या करन जा रहा है भाई? व्याकरण जा रहा है ना। प्रिय यानी कि प्रिय, कौन? प्रियम, इसको ऐसे रिलेट कर लो। व्याकरण, व्याकरण, व्याकरण जा रहा है कौन सा? प्रियम, प्रियम क्या करने जा रहा है साथियों? व्याकरण जा रहा है ना, व्याकरण जा रहा है कौन सा? कौन? प्रियम। थोड़ा सा रिलेट करा देते हैं कि आप अभी अगर 24 घंटे के अंदर नहीं भूले, देखो साथियों भूलने के कुछ चरण होते हैं, अगर आप 24 घंटे में नहीं भूलते हैं, अगर आपने 24 घंटे में ये तरीके एक बार मेमोराइज कर लिए, आप भले ही आप मान लो आंख बंद करके लेटे हो दोपहर में, शाम को, कभी भी, और आप हमारी अगर इन तरीकों को, ट्रिक्स को रिवाइज कर पा रहे हो, कोई कहीं भूल रहे हो, दिमाग लगा रहे हो, जोर डाल रहे दिमाग पे, सर ने ये बताया था, ये बताया था, रिलेट कर पा रहे हो, 24 घंटे में आपने एक बार रिवाइज कर लिया, ये मान लो आप 7 दिन के लिए बिल्कुल फ्री हो गए। फिर 7 दिन में आपने सप्ताह खत्म होने से एक आध दिन पहले आप एक बार फिर से उनको रिवाइज कर लोगे, अगर फिर आप एक महीने के लिए फ्री हो गए, और अगर आप एक महीने में, महीना खत्म होने से अगर आपने एक आध दिन पहले पूरे महीने का कंटेंट रिवाइज कर लिया, बस खत्म, फिर छोड़ दो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें भुला नहीं सकती है। करके देख लेना, इतना है ना। डायलॉग फिल्मी लग रहा है पर काम का है। आगे बढ़ो। शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम की जो उत्तर कृति, बिल्कुल अभी हमने आपको बताया था, हमने कहा था एक कृति है जिसका नाम है शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम और अभिनय दर्पण, हमने बताया था अभिनय दर्पण की नंदिकेश्वर। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इसका नाम शिल्पाधिकारम जो है उसका नाम थोड़ा पॉपुलर कम है, आरवना करके कुछ नाम है इसका। ठीक है, हाँ उसका थोड़ा सा पॉपुलर नाम कम है। ये पुस्तक पॉपुलर है कि जो शिल्पाधिकारम पुस्तक है वो किससे संबंधित है, तो भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, और ये तोलका प्रियम, तोलका प्रियम, व्याकरण जा रहा है, प्रियम कौन जा रहा है? प्रियम जा रहा है, व्याकरण, है ना, बिल्कुल व्याकरण जा रहा है। और ये कह रहा है तौल कर लाऊंगा, बहू को कैसे लाऊंगा? तौल के लाऊंगा, हल्की नहीं चलेगी बहू, बहू हल्की नहीं चल सकती भाई। हाँ प्रियम जो है वो बहू हल्की नहीं ले सकता, क्या कह रहा है? बहू को तौल के लाऊंगा, है ना। प्रियम व्याकरण जा रहा है और बहू कैसे लाएगा भाई? तौल के लाएगा। ठीक है, अब हमने बताया शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम की उत्तर कृति, उत्तर कृति का साथियों मतलब होता है एक तरीके से पार्ट 2। उत्तर कृति का मतलब जैसे मान लो कोई पुस्तक बड़ी होती है तो उसका एक सारांश बना दिया जाता है, या फिर आप उसका कह दो लास्ट में पूरी किताब हो गई, उसका थोड़ा सा पार्ट रह गया वो बना दिया, तो उत्तर कृति उसी तरीके को बोलते हैं। एक तरीके जैसे उत्तरकांड रामायण में आपने सुना होगा, ऐसे एक तरीके से लास्ट का। तो जो शिल्पाधिकारम की उत्तर कृति, शिल्पाधिकारम तो पूछी जा चुकी है, अभी तक ये नहीं पूछी गई है मणिमेखलई, तो इसके पूछे जाने के चांस आपके बन जाते हैं कि शिल्पाधिकारम की जो यानी कि भरतनाट्यम की जानकारी जो है शिल्पाधिकारम से मिलती है, तो उसी का ही एक पार्ट है क्या? मणिमेखलई। मणिमेखलई की एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, सुना दें क्या? बोलो सब लोग, अगर आप लोग इजाजत दें तो सुना देते हैं। मणिमेखलई की एक बहुत पॉपुलर कहानी है, बहुत पॉपुलर कहानी है, अगर आप लोग इजाजत दें तो सुना देते हैं, है ना। लव स्टोरी है भाई थोड़ी सी। हाँ कह दो अब तो सर सुनाई दो, अब तो सर सुनाई दो, तो भाई सुना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम लोग अगर इतने उत्सुक हो सुनने के लिए, सुना देते हैं। देखो मणिमेखलई की कहानी ऐसी है कि जो शिल्पाधिकारम है इसमें मणिमेखलई, यहाँ पे मणिमेखलई जो है एक लड़की का नाम है, मणिमेखलई जो है एक लड़की का नाम है, एक वैश्या है उसकी लड़की है जिसका नाम है मणिमेखली। क्या नाम है उसका? नाम मणिमेखली। तो ये कहानी है कि चोल राजा, एक चोल राजा थे जिनका नाम था उदय कुमार, उनका नाम क्या था? उदय कुमार। चोल राजा थे उदय कुमार। ये क्या है कि इनके राज्य में एक वैश्या की लड़की थी जिनका नाम क्या था? मणिमेखली। तो ये उस लड़की को देखते हैं और उसके प्रेम में पड़ गए, है ना। हाँ ये भी, अब राजा बहक रहे तो भाई कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, राजा थे उन्हें लग रहा था उनका रौब था पूरी प्रजा में, तो ये उसके प्रेम में पड़ गए, तो ये उसके पीछे जाने लगे, है ना। इसने उससे बात करने के बाद बात करने की भी कोशिश करी, बात करने का प्रयास किया, तो उसने हालांकि मना कर दिया, उसने कहा कि नहीं
वो बौद्ध धर्म ग्रहण करना चाहती थी। उसकी जो माँ थी वो बौद्ध धर्म में एक भिक्षुणी थी और वो बौद्ध धर्म ग्रहण करना चाहती थी। वो और जो ये मणिमेखली थी कि बहुत ज्यादा सुंदर थी और नृत्य कलाओं में बहुत ज्यादा निपुण थी। तो राजा को कैसे भी खबर लगी थी तो राजा बहुत इस पे मोहित हो गया था। तो अब राजा ने कहा इससे मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। राजा इसके प्रेम में पड़ गया। तो अब जब बात ऐसे बढ़ते बढ़ते तो ये मना करती रही, लेकिन कुछ समय तक जब राजा ने ज्यादा जबरदस्ती करने लगा तो फिर ये भी अपने आप को नहीं रोक पा रही थी, तो ये भी उसकी तरफ, राजा की तरफ आकर्षित होने लगी। लेकिन जैसे ही ये बात इसके गुरु को पता चली, है ना, जैसे ही बात इसके गुरु को पता चली और इसकी माता को पता चली, तो इसने कहा कि हम तो अपने आप को रोकने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं रोक पा रहे हैं। तो फिर इसकी माता ने और इसके गुरु ने इसको कुछ मंत्र दिए। वो मंत्र क्या थे? वो मंत्र वो मंत्र दिए और इसने कहा कि तुम ये मंत्र एक पहाड़ी थी वहीं पास में, कि वहां पहाड़ी पे चली जाओ और ये मंत्र वहीं पे जपो जाके। तो वहां जब उसने मंत्र जपे 2-4 दिन, तो राजा ने जब बहुत दिन तक यहाँ देखा नहीं 2-4 दिनों तक, तो राजा उसको खोजता खोजता पहाड़ी पे गया। तो वो मंत्र उसने जपे थे। तो मंत्र जपने के बाद उसको देवलोक से कुछ देवदूत आए और उसको एक वरदान दे दिया रूप बदलने का, है ना। उसको वरदान, मणिमेखली को रूप बदलने का वरदान दे दिया उसने, है ना। ये तमिल साहित्य की घटना बता रहे, हमने उसी में पढ़ा है, तमिल साहित्य की घटना में लिखा है, रियल घटना है, ठीक है। मणिमेखली की कहानी बहुत फेमस है, उसी में लिखा है। तो राजा जब वहां पहुंचा, ठीक है, तो उस पे उसने देखा कि ये बैठी थी, तो जैसे ही इसके पीछे जाने का उसने प्रयास किया तो ये पहाड़ी के पीछे गई और इसने अपना रूप बदल लिया। रूप कैसे बदल लिया? रूप ऐसे बदल लिया कि वहीं पहाड़ी पे एक परिवार रहता था। परिवार ना कहें तो दंपति कह दो, एक पति पत्नी का जोड़ा रहता था। तो वहां उसने, मणिमेखली ने देखा कि वो एक महिला है, तो उसने उस दूसरी महिला का रूप ले लिया, है ना। हाँ, राजा को तो वही दिख रही थी, वो राजा को वही दिख रही थी। लेकिन अब जब उसने उस महिला का रूप ले लिया तो सामने जो उसका पति था उसको लगा कि वो हमारी पत्नी है ना। तो वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए आया। उसको लगा कि राजा तो हमारी पत्नी को छेड़ रहा है, तो बचाने के लिए आया। उसने वही राजा की हत्या कर दी। राजा की ऐसे हत्या हो गई, तब वो वहां से राजा से मुक्त हुई। अब राजा की हत्या कर दी तो ये राजकुमार था, है ना, जिसका नाम था उदय कुमार, चोल राजा था। तो इसके जो पिता थे, राजा रानी थे, उसने मणिमेखली को गिरफ्तार करने के लिए सैनिकों को भेजा। तो वो गिरफ्तार हो गई पहले, फिर आई तो उसने वहां पे अपने फिर कुछ करतब दिखा दिए कैद खाने में। तो करतब दिखा दिए तो जब फिर इससे उनके राजा और उनकी रानी वो भी प्रभावित हुए, तो उन्होंने फिर क्या करा कि फिर उसको छोड़ दिया था। वो समझ गए थे कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है, तो उसको फिर छोड़ दिया था। फिर उसके बाद उसने वही कैद खाना, और वो भी, उन्होंने भी, राजा रानी ने भी बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लिया था। वो भी बौद्ध धर्म के ही अनुयायी बन गए बाद में। और वो जो उन्होंने कारागार था उनका, उन्होंने उसको धर्मशाला बना दिया था, है ना। यानी कि पूरी तरीके से कंप्लीटली बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लिया था। और वो कुछ समय बाद अपने आप वो फिर लड़की गायब भी हो गई थी। तो ऐसी कुछ कहानी थी इंटरेस्टिंग राजा चोल उदय कुमार की। ठीक है, जान गए कहानी? अब खुश हो? चलो भाई आगे चलो, तुम लोग बहुत बड़े कहानी खोर हो, सब जानना चाहते हो, है ना। हाँ, पुनर्जीवित। अब हमने बताया कि जो भरतनाट्यम है, इस भरतनाट्यम को अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंध कर दिया गया था। प्रतिबंधित यानी कि बंद कर दिया गया, रोक लगा दी गई थी। एंटी नच कानून लाके इसको रोक दिया गया था। क्यों रोक दिया गया था? क्योंकि देखो उस समय क्या था कि जब इसमें भरतनाट्यम को जब परफॉर्म करती थी देवदासियां, तो इसमें कुछ ऐसे स्टेप होते थे जो अंग्रेजों ने देखा कि ये एक तरीके से, अगर आप इसको डीपली में पढ़ोगे तो आपको भी अंदाजा लग जाएगा कि उस समय जो ये परफॉर्मेंस करते थे वो बहुत ज्यादा कामुकता भरे थे। जब जैसे उन्होंने कहा शिव और पार्वती, और उन्होंने अलग अलग रूपों के, जब अलग अलग देवताओं को, देवी और देवताओं का परफॉर्मेंस होता था, तो वो वहां इतना रोमांटिक सीन कर देते थे कि एक तरीके से उनका निगेटिव प्रभाव पड़ने लगा था। ऐसा अंग्रेजों को लगता था। ठीक है, अब देखा तो है नहीं हमने, ऐसा अंग्रेजों को लगता था। ये बात बताई गई तमिल साहित्य में। तो इस चक्कर में उन्होंने क्या करा था, इस पे एंटी नच कानून लाके 1910 में इसको बैन करा दिया था। बाद में फिर इसने, पहले इसमें महिलाएं काम करती थी, केवल देवदासी होती थी। बाद में इसमें क्या था कि पुरुष भी शामिल होने लगे, तो इसको पुनर्जीवित करा था ई कृष्ण अय्यर ने। किसने करा था? ई कृष्ण अय्यर ने। ये नाम पॉपुलर है, पूछा भी गया है कि भरतनाट्यम को पुनर्जीवित किसने किया था, तो ई कृष्ण अय्यर ने इसे पुनर्जीवित किया था। किसने किया था? ई कृष्ण अय्यर ने इसको पुनर्जीवित किया था। साथियों, अगर हम बात करें भरतनाट्यम का प्रतीक क्या है, तो भरतनाट्यम का प्रतीक है आग। हमें पता है कि जो हमारे अंदर, तुमने सुना होगा कभी ना कभी कि जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। कितने तत्वों से साथियों? 5 तत्वों से। तो उनमें भरतनाट्यम जो है वो उन्हीं तत्वों में से एक का प्रतीक है। भरतनाट्यम किसका प्रतीक है? आग का प्रतीक है साथियों। किसका प्रतीक है? आग का प्रतीक है। भरतनाट्यम किसका प्रतीक है?
आग का। ऐसे ही जो ओडिसी है, जो ओडिसी है वो किसका प्रतीक है साथियों? ओडिसी जो है वो जल का प्रतीक है। ओडिसी किसका है? जल का प्रतीक है। और अगर हम बात करें मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम वायु का प्रतीक है। किसका प्रतीक है साथियों? मोहिनी अट्टम वायु का प्रतीक है। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, सॉरी, उसमें थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। कुचिपुड़ी जो है, ये जो कुचिपुड़ी जो है ये जल का प्रतीक है। ऐसे सारे हैं, कुचिपुड़ी जल का प्रतीक है, मोहिनी अट्टम किसका प्रतीक है? वायु का प्रतीक है। ठीक है, मोहिनीअट्टम किसका प्रतीक है? वायु का प्रतीक है। हमने बताया भरतनाट्यम जो है, भरतनाट्यम किसका प्रतीक है? भरतनाट्यम आपका आग का प्रतीक है। इस तरीके से ये प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, आगे इन पे चर्चा करेंगे, चिंता ना करो। अभी भरतनाट्यम को देख लो कि भरतनाट्यम किसका प्रतीक है? आग का। अच्छा, भरतनाट्यम में हाथों के इशारों को मुद्राएं कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है। हमने बताया था कि 3 उंगलियां कट गई किसकी? ओम की। तो 3 उंगलियों से बनने वाला कौन सा? कटका। कौन सा? कटका। कटका है ना। मुद्रा तो थी हाथों की मुद्रा। ऐसे भरतनाट्यम में जो हाथ से इशारे करे जाते हैं, है ना, कैसे करे जाते हैं हम तो परफॉर्म कर नहीं पाएंगे, है ना, आप भी ना कर पाए खाओ। ठीक है, तो उसके लिए आप देख लेना, अगर यूट्यूब पे कोई भरतनाट्यम करता मिल जाए तुम्हें। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो भरतनाट्यम में कुल मिला के भरतनाट्यम में संबंध हमने बताया था। एक पॉपुलर नाम आप जानते हो, हेमा मालिनी। ठीक है, हेमा मालिनी भरतनाट्यम में भी है, मोहिनी अट्टम में भी है, श्रीदेवी मोहिनी अट्टम में भी है ना। तो ये कुछ एक्ट्रेस थी जो जानी जानी पहचानी, इन्होंने भरतनाट्यम को परफॉर्म किया है। तो भरतनाट्यम में मुद्राएं कहा जाता है किसको? हाथ के इशारों को। समझ में आ गई बात सभी को? बिल्कुल समझ में आ गई होगी ना भाई। समझ में आ रहे थम्स अप करते रहो। कमेंट आप लोग कृपया, ये बात हमने अभी तक नहीं बताई, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, जितने साथी देख रहे हैं कमेंट जरूर करके जाया करें। चाहे कुछ भी लिखो, अच्छा बुरा खराब सही गलत कुछ भी लिखो, पर कमेंट जरूर लिख के जाओ। जो सजेशन कुछ भी, चाहे आप एक अपना हट ही दो, है ना, आप कहोगे सर एक ही है, कोई बात नहीं, उसकी फोटो कॉपी करा के भेज दो। ठीक है, बस दो। ठीक है, हाँ आगे आगे बढ़ते हैं भाई। अब ये देखो, भरतनाट्यम के कुछ पॉपुलर डांसर्स हैं। कमला नारायण, बाला सरस्वती, सीवी चंद्रशेखरन, लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, पद्मा सुब्रमण्यम, रुक्मणी देवी, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति। देखो आगे हेमा मालिनी, अलरमेल वल्ली, लक्ष्मण स्वामी, और ये कुछ नाम। हालांकि इनके लिए हम ट्रिक आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो अभी नहीं बताएंगे भाई। आप इनके पिछले वीडियो में देख लेना जाके, हमने इनकी ट्रिक बता दी है। कि बता दें? बोलो। आप कह रहे सर बता दो जरा, थोड़ा सा समय लगेगा। चलो भाई बता देते हैं इनके लिए ट्रिक, सुनो। अच्छा, इसको रेड करो, यामिनी कृष्णमूर्ति को रेड करो। कृष्ण, कृष्ण और रुक्मणी की जो लीला है वो सैमसंग टीवी पर कहां आती थी पहले? भारत में। कृष्ण और रुक्मणी की जो लीला है वो सैमसंग टीवी, पुरानी टीवी है ना, तो इसको रेड करो। कृष्ण और रुक्मणी की जो लीला है ना, कृष्ण लीला जो होती थी, कृष्ण और रुक्मणी की जो लीला सैमसंग टीवी पर आती थी। कहां आती थी? अमेरिका में। अरे भारत में ही आएगी, तो भारत में। इतना हो गया। मृणालिनी साराभाई, इसको रेड करो। साराभाई, साराभाई मतलब भाईगिरी। तुम्हें पता है भारत में ही जितने लोग हैं दादागिरी भाईगिरी, है ना, गैंगवार चला रहे हैं। बाकी ऐसा विदेशों में नहीं है। भाईगिरी, है ना, मुन्ना भाई चाहे कोई भाई हो, है ना, हाँ एलविस भाई को कोई रोक सकता है क्या? तो जितने भी भाईगिरी है सब कहाँ चल रही? भारत में। तो सारा भाई, सब भाई भारत में ही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहां से इसको रिलेट करना, आप इसको रेड करना। लक्ष्मण स्वामी, ठीक है, लक्ष्मण स्वामी, पद्मा सुब्रमण्यम, सोनल मानसिंह, कमला नारायण, हेमा मालिनी, अलरमेल विल्ली, बाला सरस्वती और चंद्रशेखर। इसको भी हमने रिलेट कराया है पिछली क्लास में, आप उसको जाके देख लेना जाके। ठीक है, उसमें हमने बता दिया है इसको। ठीक है, अभी यहाँ नहीं बता रहे, थोड़ा सा टाइम लगता है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं पुराना वीडियो देख लेना जाके, पिछली क्लास में हमने बता रखा है। आगे बढ़ते हैं, अब सेकंड पे आ जाते हैं भाई। अगला अपना है सेकंड वाला, करेंगे भाई कुचिपुड़ी। अगला कौन सा साथियों? कुचिपुड़ी भाई, कुचिपुड़ी देखो जरा, बहुत बढ़िया। अगला कौन सा है साथियों? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी को देख लेते हैं। डांसर्स आपने देख लिए, खुश हो गए देख के। कुचिपुड़ी को हमने बताया था कि कुचिपुड़ी को रिलेट किया करो, बिल्कुल। कुचिपुड़ी, हाँ कुचिपुड़ी को हमने बताया रिलेट करा करो कच्चीपुड़ी से। कुचिपुड़ी को, क्या हो रहा भाई? एक सेकंड रुकना।
एक सेकंड का समय दे भाई। ठीक है, इधर देख लो। हाँ अब सही है। तो हमने बताया कि कुचिपुड़ी को आप रिलेट किया करो कच्ची पूड़ी से। किससे साथियों? कच्ची पूड़ी से। कच्ची पूड़ी से रिलेट किया करो, ठीक है। बात जो चलेगी वो कच्ची पूड़ी की ही चलेगी इसमें, ठीक है। अब सबसे पहले कच्ची पूड़ी की यानी कुचिपुड़ी की जानकारी देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। तो साथियों जो कुचिपुड़ी नृत्य होता है वो कुचेलापुरम या जिसको हम लोग बोलते हैं कुचिलापुरी, कुचिलापुरम या जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? कुचिलापुरी, इसी का संक्षिप्त रूप है। पहले ऐसे बोलते थे कुचेलापुरम या कुचिलापुरी, अब उसको संक्षिप्त रूप में हम लोग क्या बोलने लगे? उसको बोलने लगे कुचिपुड़ी। क्या बोलने लगे साथियों? कुचिपुड़ी बोलने लगे, ठीक है, बिल्कुल। और यह भारत का शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति कहां हुई साथियों? आंध्र प्रदेश में हुई है। कहां हुई है साथियों? आंध्र प्रदेश। हमने बताया था कच्ची पूड़ी अंधे को खिलाओगे तो वो खा लेगा बेचारा, उसको क्या पता। और ये ऐसे नहीं हुई है, ये कुचेलापुरी जो आप जान रहे थे, एक गांव है कुचेलापुरी, उसी कुचेलापुरी नामक गांव में इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए इसका नाम पुराना जो था वो कुचेलापुरी कुचेलापुरम था। बाद में इसका नाम सही होता होता कुचिपुड़ी हो गया। इसकी उत्पत्ति जो है काहे से हुई है भाई? हिंदू संस्कृत पाठ जिसका नाम है नाट्य शास्त्र, भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उससे ही इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है भाई। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से उत्पत्ति हुई है। किसकी? किसकी हुई है? कुचिपुड़ी की हुई साथियों। किससे हुई है? कुचिपुड़ी, ठीक है। आगे अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है जो लोगों को लगता नहीं है पर महत्वपूर्ण है, ये बात पूछी जा चुकी है आपकी। क्या साथियों वो बात है? वो बात ये है कि जो भरतनाट्यम है ना, इसका आधुनिक संस्करण और इसकी स्थापना वगैरह जो है वो किसने किसने की है? तो ये की है तीर्थ नारायण। ध्यान समझना इन नाम को, तीर्थ नारायण यति। दो नाम याद रखना, तीर्थ नारायण यति और उनके जो शिष्य हैं सिद्धेंद्र योगी। कौन से साथियों? तीर्थ नारायण यति और उनके शिष्य सिद्धेंद्र योगी। जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर सबसे ज्यादा फेमस है सिद्धेंद्र योगी। कौन है? सिद्धेंद्र योगी। कौन है? सिद्धेंद्र योगी। योगी कौन पॉपुलर है? योगी। कौन पॉपुलर है साथियों? योगी। ऐसे याद रख लो, कौन पॉपुलर है? योगी। कौन पॉपुलर है? योगी, है ना, बिल्कुल। ऐसे इसको रिलेट कर सकते हो, योगी जी से रिलेट कर लो। थोड़ा सा योगी जी को ट्रोल करना है ना, तो ऐसे रिलेट कर सकते हो कि जो योगी जी हैं, है ना, वो कच्ची पूड़ी पकड़ा देते हैं, है ना। हाँ, क्या पकड़ा देते हैं भाई? कच्ची पूड़ी। कच्ची पूड़ी का मतलब समझते हो? आधी आधी चीजें पकड़ा देते हैं। पेट करा दिया 23 वाला, भर्ती नहीं दे दी अभी तक, है ना। पेट कराया 23 वाला, बहुत सारे लोग इसमें होंगे जिन्होंने पेट दिया था 23 वाला, अभी तक कोई पेट से भर्ती निकली नहीं निकली, है ना। अब तो अलग ही चुनाव के चक्कर में, अब चुनाव के चक्कर में पुलिस की प्रक्रिया तेज कर रहे हैं, कह रहे और 40,000 भर्ती कराएंगे, सही। हाँ, तो पहले कच्ची पूड़ी दे दी थी, पहले पूड़ी तो दे दी तुम्हें, पेट करा दिया तुम्हारा, है ना। तुम्हें लगा कि हाँ यार पूड़ी दी है, नाम हो गया पूड़ी दी है, लेकिन वो पूड़ी थी कैसी? कच्ची। अभी पक्की कहाँ है भाई? अभी तुमने पूरी कहाँ खा पाई उसको? खा तब पाओगे जब पकाओ उसे, है ना, पकाना पड़ता है। कच्ची पूड़ी तुम्हें दे देते हैं, तुम भाई पूड़ी पकड़े घूमते हो, सही। ऐसा है, तो योगी जी कच्ची पूड़ी देते हैं भाई। तो योगी जी कुचिपुड़ी, ठीक है। उनके गुरु जो हैं वो तीर्थ नारायण यति, और उनके गुरु कौन है? नारायण मोदी जी। कौन है? नारायण मोदी जी। ये नारायण मोदी जी है, वहीं से सब चल रहा है इनका कनेक्शन, ठीक है। चलिए, ये तो सब मजाक की बातें हैं। नामक एक अनाथ है, ठीक है। ये कुचिपुड़ी के आधुनिक संस्करण की स्थापना और आयोजक है, ठीक है। यही नाम आपको याद रखना है कि जो आधुनिक संस्करण है, जो कुचिपुड़ी का आधुनिक वर्जन है, जो लेटेस्ट वर्जन है, इसको इन्होंने लाया है। किसने? तो ये तीर्थ नारायण यति और सिद्धेंद्र योगी जी ने लाया हुआ है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति हिंदू भगवान कृष्ण की आराधना के रूप में हुई थी। यानी कि जो भगवान कृष्ण है, इनकी आराधना करने के लिए एक डांस की उत्पत्ति करी गई, एक डांस परफॉर्म किया गया जिसका नाम है कुचिपुड़ी। क्या नाम है? कुचिपुड़ी, ठीक है। हिंदू भगवान कौन से? कृष्ण। ये नहीं भूलोगे, चिंता ना करो, ये तो बहुत बेसिक सी बात है। हिंदू भगवान कौन? हिंदू भगवान कृष्ण, है ना, हिंदू भगवान कृष्ण। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे चलते हैं हम लोग, अगली और महत्वपूर्ण जानकारी पे आते हैं। ये देखिए, तुम ही देखिए, ठीक है, हम ही तो बताती है, तुम ही देखो। आगे थोड़ी सी जानकारी और देख लो। आंध्र प्रदेश, वही कुचेलापुरम या कृष्णा जिले, ठीक है। हाँ, ये उसी का कृष्णा जिले के एक गांव कुचेलापुरम में। जिले का नाम भी तुम्हें बता दिया, कौन सा जिला है साथियों? कृष्णा और कुचेलापुरम, वहीं से बना है कुचिपुड़ी। यह भाषण जो है माइक और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है, ठीक है। ये बात सिर्फ जानकारी है आपकी। आगे भागवत पुराण
भागवत पुराण को आधार माना जाता है किसमें? कुचिपुड़ी में। यानी कि इसका जो आधार है, कुचिपुड़ी की जो एक तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर है, आधार का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर, जिसपे वो पूरा निर्भर करता है, वो कौन है? भागवत पुराण। भागवत पुराण आप लोग जानते होंगे, है ना, जो भागवत वगैरह होती है उसमें भागवत पुराण के बारे में चर्चा करी जाती है, उसी का लेक्चर, उसी का व्याख्यान दिया जाता है। तो ये कुचिपुड़ी उसी पे बेसिकली आधारित है। अच्छा, इसमें क्या परफॉर्म किया जाता है? तो जो पीतल की तस्तरी, जो पीतल की थाली होती है, उस पीतल की थाली में पैर रखकर साथियों नृत्य करने का प्रचलन है। देख रहे हैं कितना थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है? इमेजिन करो सब लोग, थोड़ा सा ऐसे इमेजिन करो, अपनी आंख की पुतलियों को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के इमेजिन करो कि एक पीतल की तस्तरी है ना, और तुम उस पे है ना, पीतल की तस्तरी पे खड़े हो, तुम खुद खड़े हो, सब लोग तुम खड़े हो, अपना अपना इमेजिन करना, हमारा नहीं। तुम खड़े हो और तुम क्या कर रहे हो? तुम कुचिपुड़ी कर रहे हो। अब कहो सर कुचिपुड़ी तो हमें आता नहीं है। अरे कर लो भाई कुचिपुड़ी, ठीक है, अच्छा लगेगा तुम्हें करके कुचिपुड़ी। इसे क्या कहते हैं? इसे तरंगम कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंगम, है ना। हाँ, अब डांस करते रहते हो बहुत देर तक तो शरीर में एकदम तरंग सी उठने लगती है ना, शरीर पूरा गर्म हो जाता है डांस करोगे तो तरंगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरंगम। तो तुमने अब तो कुचिपुड़ी कर ही लिया है, तुम्हारे शरीर में करंट तो दौड़ ही गया होगा, है ना। अब तो पढ़ा दे, 2-3 घंटे चल जाएगा क्या? बिल्कुल, एक मैराथन लेके आएंगे बहुत जल्दी। अगर तुम लोग कमेंट करते हो तो कमेंट करके बताना कितने लोग मैराथन चाहते हैं, ठीक है, जिसकी चाहोगे। और हम गारंटी देते हैं उस मैराथन में जो पढ़ा देंगे वो याद, जो पढ़ा दिया बस वही याद, और उसके बाद फिर नहीं पढ़ना उसको दोबारा, बात खत्म हो गई। तरंगम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कर्नाटक संगीत पेश होता है। बिल्कुल साथियों, ये तो आप जानते ही हैं कि कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत के हर एक शास्त्रीय नृत्य में होता है, और दक्षिण भारत का है तो कर्नाटक संगीत तो बिल्कुल प्रस्तुत होगा, है ना। हिंदुस्तानी संगीत अपने उत्तर भारत में होता है, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या है? कृष्णा जिले के कुचेलापुरम, ठीक है, भाषण और शुद्ध माइक को जोड़ता है, भगवत पुराण का आधार है, और एक पीतल की तस्तरी में पैर रख के और बढ़िया से डांस करो। और तरंग, ये देख रहे हो सुंदर कन्या कितनी डांस कर रही है, तुम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। चलो अब ना दो, आगे बढ़ो। आगे क्या दिया गया देखो, ये वही बात बताई तुम्हें, रिवीजन के लिए बातें कुछ रिपीट भी हो रही हैं, ध्यान रखना। योगी जी कुचिपुड़ी, है ना, बिल्कुल इन्हीं को गुरु माना जाता है ना। गोली देने का काम यही करते हैं, गोली इज इक्वल टू कुचिपुड़ी, कच्ची बूड़ी देने का काम यही करते हैं। नर्तकों को क्या बोला जाता है? भागवतालु। क्या बोला जाता है? भागवतालु। अब इसको रेट करो, भागवत पुराण पर आधारित है तो भागवतालु, भागवत पुराण पर आधारित है तो क्या बोलोगे? भागवतालु बोलोगे। बेसिक सी बात है, भागवत पुराण पर आधारित है तो क्या बोलोगे? भागवतालु बोलोगे। क्या बोलोगे? भागवतालु। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है 16 कदिया पताक्षर। क्या होता है ये इस नृत्य भाग में शरीर की हरकतें हैं भाई। बिल्कुल, जो मटक झटक लटक मटक चलती है शरीर की, उसको क्या बोलते हैं? उसको 16 कद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 16 कद, 16 कद, 16 कद या पताक्षर, ठीक है, 16 कद या पताक्षर, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, इसको रिलेट भी कर सकते हो तुम। अब जैसा कद होता है, कद नहीं कहता व्यक्ति कद काठी तुम्हारी छोटी है, तो वो अपने कद को एकदम इस तरीके से तोड़ मरोड़ देता है 16 प्रकार से, है ना। है तो छोटा सा, उसका कद तो छोटा है, लेकिन अपने शरीर को तोड़ मरोड़ देता है, बहुत फ्लेक्सिबल है। और डांस में तुम्हें पता है फ्लेक्सिबिलिटी तो चाहिए ही चाहिए, वही डांस अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, है ना। पता चला कि वो इधर मुड़ा, अरे मोच आ गई कमर में, तो वो डांस थोड़ी कर पाएगा। डांस करने का मतलब पूरा बॉडी एकदम फिट होना चाहिए, और हमारे जैसे लोगों का काम थोड़ी है। आगे देखो, कावुत्तम क्या है? कावुत्तम, कावुत्तम क्या है? इसमें व्यापक कलाबाजियां, बिल्कुल देखो कलाबाजी भी शामिल हैं। हाँ, तुम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, और कर पाओगे तो तुम बिल्कुल मान लेना कि तुम तैयार हो कुचिपुड़ी के लिए, है ना। हाँ, जब मन आए तब करो कुचिपुड़ी। हवाई करतब भी शामिल हैं, तो उसको कावुत्तम बोलोगे, कावुत्तम कलाबाजी, कावुत्तम कलाबाजी, ठीक है। कावुत्तम, काव उत्तम, कला, काव उत्तम, कला, कलाबाजी। कलाबाजी कैसी होनी चाहिए? कुचिपुड़ी करने के लिए उत्तम होनी चाहिए। उत्तम का मतलब जानते हो? अच्छी। काव उत्तम, ठीक है, काव उत्तम, काव उत्तम, कलाबाजी उत्तम होनी चाहिए। उत्तम मतलब अच्छी होनी चाहिए। हवाई करतब, स्टंट मैन चाहिए भाई। हाँ, आगे बढ़े। मंडूक शब्दम, मंडूक बोलते साथियों एक मेढक की कहानी को। क्या बोलते हैं? मेढक की कहानी। इसमें एक मेढक की कहानी का भी प्रदर्शन करा जाता है, ठीक है, सुनाएंगे कभी तुम्हें फुर्सत में उस मेढक की कहानी, है ना, बढ़िया तरीके से। तो मेढक मंडूक याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। मेढक मंडूक, मेढक मंडूक, मेढक मंडूक, ठीक है, याद रहेगा। आगे वही बात जो भी हमने पीछे बताई थी,
जल चित्रम, जल चित्रम किसे कहते हैं? एक जल चित्रम नृत्य भी होता है। इसमें क्या करता है साथियों, देखना कि कलाकार अपने पैर के अंगूठों से सतह पर क्या करता है? चित्र बनाता है। ठीक है, पैर के अंगूठे से ऐसा कलाकार जो डांस करेगा अपने पैर के अंगूठे से जमीन पे क्या बनाएगा? चित्र बनाएगा। उसको बोलते हैं क्या? जल चित्रम। और इसके प्रकार हैं, अभी बताएंगे आगे, चिंता क्यों कर रहे हो। जल चित्रम में क्या करता है साथियों? कलाकार अपने पैर के अंगूठे से चित्र बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? चित्र। बिल्कुल। आगे बोलेंगे तो बोलेंगे पुरुष कलाकारों की जो पोशाक होती है उसको क्या नाम दिया जाता है? बगलबंदी। क्या नाम दिया जाता है? बगलबंदी। क्या? बगलबंदी। क्या नाम दिया जाता है? बगलबंदी। अच्छा, इसको ऐसे रेड कर लो, जो पुरुष को पोशाक मिलती है, या ऐसे कह दो कि एक व्यक्ति, तुम अपने आप को रेड करो कि तुम कुचिपुड़ी करने गए, बहुत तुमने कोशिश करी, बहुत डांस सीखा, तुम करने गए, अब तुम्हें वहां ड्रेस दी गई है ना, तुमने ड्रेस के बगल में देखा है ड्रेस तो गंदी है, तो बगल गंदी, तुम करने गए थे वही, है ना। अब कैसी तुम्हारी किस्मत, तुम्हें ड्रेस ही गंदी मिली। तुमने बगल में देखा यार ड्रेस तो पूरी गंदी है दोनों तरफ से, है ना, तो बगल गंदी। ये पुरुषों को ऐसे ही दिया जाता है ना। अभी कोई लड़की होती है उसको अच्छी कहा, तुरंत ये कहा जाता है जाओ ड्राई क्लीनिंग करवा के लाओ, और भी तुरंत धोआ के, है ना। पुरुषों के साथ भेदभाव होता ही रहा हमेशा से, है ना। बिल्कुल। आगे बढ़ो। इसके बारे में बोला गया है कि इसमें तीनों शास्त्रीय नृत्य जो हैं तत्व इसमें शामिल हैं। एक तो नृत्य, एक नृत्य और एक नाट्य। बताया था कि एकल नृत्य, इसमें थोड़ा सा भाव शामिल है, इसमें समूह शामिल है। अब आगे आओ, एक दारू पी के भी संगीत किया जाता है कुचिपुड़ी में, है ना। देखो कच्ची पूड़ी खिला रहे, दारू पिला रहे, कैसे कैसे नृत्य है। कुचिपुड़ी, दारू, संगीत, इसका मुख्य विषय है। बताओ, दारू तो मेन ही बना दिया, है ना। हाँ, यहाँ हम ये कह रहे अल्कोहल बैन करो, ये कह रहे दारू मेन है। सही, ये वो दारू नहीं है हालांकि। अगला क्या है? यह मध्यम और त्वरित गति में गायन की जारू शैली को अपनाता है। दारू जस्ट जारू, दारू और जारू, बिल्कुल एक शैली है। कौन सी? जारू शैली है, ये उसी को अपनाता है। मध्यम और त्वरित गति में गायन की जारू शैली को अपनाता है। यानी कि मध्यम मतलब स्लो, और त्वरित एक लय बनाकर गाने की शैली जो होती है उसको बोलते हैं जारू शैली, है ना। उसी को ये अपनाता है। और कौन अपनाता है? दारू संगीत, ये इसका मेन विषय है। ठीक है, दारू संगीत, अभी इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। अच्छा, जो इसके आभूषण होते हैं उनको क्या बोला जाता है? बुर्गू। क्या बोला जाता है साथियों? बुर्गू। क्या बोला जाता है? बुर्गू। क्या बोला जाता है? बुर्गू, है ना। हाँ बिल्कुल। क्यों बुर्गू, कि बुर्गू क्यों बोला जाता है पता है? अच्छा, बुर्गू को रिलेट करो, तो बताएं कैसे। बुर्गू को रिलेट करो बुरु से। बुरु यानी बुरा। बुर्गू कैसे रिलेट करो कि कुचुपुड़ू के देखो, तुम्हें पता है कि तुमने बगल गंदी देख ली पुरुषों की, है ना, मतलब वो कपड़े भी अच्छे नहीं मिले, और इसके पता आभूषण भी बुरे हैं कुचिपुड़ी की। क्यों? क्योंकि ये बुरा है। क्यों बुरा है भाई बताएं? क्योंकि ये हल्की लकड़ी से बनाए हैं। अरे भाई, लकड़ी से ही बना रहे थे तो मजबूत लकड़ी लेते, बढ़िया से आराम से चंदन की लकड़ी ले लेते, है ना। हाँ, उसके बढ़िया से एक और आता है शीशम की लकड़ी ले लेते, ठीक है, बढ़िया लकड़ी से बनाते। इसलिए बुरू है, बुरा है, हल्की लकड़ी से बना है भाई। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है कि इस नृत्य शैली में श्रृंगार रस प्रमुख भूमिका निभाता है। श्रृंगार रस रिप्रेजेंट करता है किसको? लव को, प्रेम को, है ना। तो कुचिपुड़ी, अरे भाई ऐसा क्यों करते हो तुम? हाँ बिल्कुल, कुछ नहीं करते तुम। तो श्रृंगार रस जो है ये प्रेम को रिप्रेजेंट करता है। तो कुचिपुड़ी, है ना, कच्ची पूड़ी। अब पहले तो कच्ची पूड़ी खिला रहे तो मंदे को, पहले तो मंदे कच्ची पूड़ी खिला रहे हो, फिर कह रहे भाई खा लो बहुत अच्छा खाना है ना। तो उस कच्ची पूड़ी खिला के उसको प्रेम दिखा रहे हो तुम, है ना। इतना अगर ईमानदार हो अपने प्रति, उसको अच्छा खाना खिलाओ भाई। अंधा है तो कच्ची पूड़ी खिलाओगे, है ना। ऐसा कैसा तुम्हारा प्रेम है ना। फिर तो तुम मानव के नाम पे कलंक हो। ठीक है, चलो आगे क्या बोला गया? एकल नाटक। क्या बोला गया साथियों? एकल नाटक मतलब अकेले करने वाला। एकल प्रदर्शन के भाग को शब्दम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्दम। अब शब्दम को ऐसे रिलेट करो, शब्दम, सब मतलब पूरी दम, शब्दम। बहुत शानदार तरीके से रिलेट करा रहे साथियों, भूलने की गुंजाइश नहीं है ना। हाँ, चिंता ना करना, बस तुम बस वीडियो में बने रहो। मान लो सब याद करा दिया हमने। क्या बोला? एकल। एकल का मतलब साथी जानते होगे। एकल का मतलब होता है अकेला। अब कोई व्यक्ति अकेला अगर प्रदर्शन करेगा, अकेला अगर मेहनत करेगा, तो उसकी सब दम लग जाएगी, बचेगा कहां उसके पास कुछ, सब दम चलेगी उसकी। अकेला कर रहा है। अब जैसे हम ही अकेले कर रहे हैं, रीजनिंग भी पढ़ा रहे, ठीक है, तुम्हें जीएस भी पढ़ा रहे, उसके लिए कंटेंट भी बना रहे हैं, सब दम लगी जा रही है, लेकिन कर रहे हैं क्योंकि खुशी मिलती है पढ़ाने में, एंजॉयमेंट आता है भाई, कर रहे हैं।
ठीक है। हाँ, तो सब दम लग जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल दम तो लगेगी लगेगी, लेकिन क्या करें, है ना, जहां मजा है वहां दम भी लगाएंगे भाई, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब दम लग जाती। एकल नाटक प्रदर्शन के लिए एकल भाग वो क्या कहते हैं, शब्दम, शब्दम लग गई एकल नाटक, ठीक है। सब अकेले कर रहे, सब दम लगा दी पूरी, है ना। तुम्हें बस अच्छा लगना चाहिए, है, उसके बाद चाहे 3 बोतल खून चढ़वा ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तुम्हें अच्छा लग जाए बस। चलो अब दारू पी के संगीत गाएंगे। देखो दारू संगीत में क्या बोला गया है, दारू संगीत में बोला गया कि इसमें मुख्य पात्र, दारू संगीत क्या होता है समझना, दारू संगीत मेनली होता है कि इसमें जो मेन उसका कैरेक्टर होता है, जो मुख्य पात्र होता है। अच्छा पात्र समझते हो, पात्र, पात्र वही होता है जैसे कैरेक्टर जिसको बोलते हैं। जैसे तुमने देखा हो किसी नाटक या वेब सीरीज में अगर 4 लोग हैं तो वो उसके 4 पात्र हो गए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, पात्र, पात्र कहाँ है, ऐसे पात्र होते हैं। तो यहाँ पे दारू संगीत में होता क्या है कि इसमें जो मुख्य पात्र होता है इसका परिचय और मानव शरीर की सांसारिक घटकों का प्रदर्शन होता है ना। तुम्हें पता है कि जब व्यक्ति दारू पी लेता है तो उसका संसार भर का उसके अंदर ज्ञान आ जाता है, ठीक है, वो सबसे बड़ा ज्ञाता बन जाता है, ठीक। तो ये बात बन जाएगी। आगे अगर हम बात करें एकल प्रदर्शन की, किसकी, एकल, एकल की प्रदर्शन में बता ही चुके आपको पीछे, जो अकेला प्रदर्शन करता है तो वो अपनी क्या लगा, शब्दम लगा देता है। तो अकेला प्रदर्शन को क्या बोलते हैं, शब्दम। तो अकेला काम करेगा तो पूरी पूरी दम लग जाएगी, शब्दम, ठीक है, वही हमने बताया। तो अकेले प्रदर्शन में क्या क्या परफॉर्म करता है, उसे करना क्या पड़ता है, सिर पर पानी का बर्तन रख लो, या वो कई सारे ऐसा दीप रख ले सर पे, उनको बैलेंस करना। तो बताओ दम नहीं लगेगा क्या, सब दम लग ही जाएगा, है ना, संतुलन करना उनका। दूसरा काम क्या होता है कि पैर की उंगलियों से फर्श पर चित्र बनाना, जिसको पीछे बताया जल चित्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, जल चित्रम बोलते हैं। ये बताओ कितना कठिन काम है। तो ये सब, इनमें शब्दम तो लगी जानी है। तीसरी हमने बताई मंडूक मेढक की कहानी, ठीक है, मेढक की कहानी को परफॉर्म करना, मेढक बन बन के परफॉर्म करना, ठीक है। आगे तो ये कुछ बातें थी, और ये लास्ट में इंपॉर्टेंट बात समझ लेते हैं। सिद्धेंद्र योगी जो हमने बताया योगी जी के बारे में, इसकी सिद्धेंद्र योगी की रचना जो है, इसकी रचना का नाम याद रखना, भामा कलमम। क्या नाम है, भामा कलकम। क्या नाम साथियों, भामा कलकम। क्या नाम है साथियों, भामा कलकम, ठीक है, भामा कलकम, ठीक है। क्या नाम है, फिर से बोलो, भामा कलकम, ठीक। आगे देख लेते हैं कुचिपुड़ी। देखो ये पीछे बात बता चुके हैं कि कुचिपुड़ी जो है ये किस संगीत पर आधारित साथियों, ये कुचिपुड़ी जो है ये आपका आधारित है कर्नाटक संगीत पर। हमने बताया था कि संगीत 2 तरीके के हैं, एक हिंदुस्तानी संगीत, एक कर्नाटक संगीत। तो जो आपके दक्षिण भारत के हैं उन सभी में कर्नाटक संगीत का उपयोग होगा, तो इसमें कर्नाटक संगीत है, ठीक है। लास्ट अगर बात करें इसमें नृत्य के भाग, तो नृत्य के भाग आपके सब के सब महत्वपूर्ण नहीं है। बस इतना याद रखना, इतना याद रख लेना कि जब हम लोग डांस को परफॉर्म करना शुरू करेंगे, सबसे पहले श्री गणेश करते हैं। क्या करते हैं, श्री गणेश करते हैं। तो श्री गणेश, तो गणेश जी की वंदना। क्या करते हैं, गणेश जी की वंदना। और ये लास्ट में है तरंगम। तरंगम का मतलब होता है तराना। तो लास्ट में तुम्हें पता है कि जब कोई सिंगर जब कोई गाना गाता है तो लास्ट में वो तराना छोड़ देता है, लास्ट में र ऐसे करके छोड़ देता है, तो वो तराना हो जाता है, ठीक है। लास्ट में हो गया तराना, और ये हो गया क्या, गणेश वंदना, ठीक है भाई जी, बिल्कुल ठीक है। ये डबल टाइम रिपीट है क्या, सिर पर पैर की उंगलियां, ठीक। चलो साथियों आज फिर इतना ही रखो, फिर ज्यादा समय हो रहा है, ठीक है। हाँ आज की क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके आगे बहुत जल्द मुलाकात करेंगे, क्लास नंबर 3 बहुत जल्द आपके सामने लेकर आएंगे। आपके विश्वास और आपके भरोसे के दम पे हम चीज़ों को कर रहे हैं। आप हमें जितना मोटिवेट रखेंगे हम उतनी मेहनत के साथ हर बार कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ बेहतर आपके लिए करके लाएंगे, क्योंकि सब कुछ करना आपके लिए है। बस आपको थोड़ी सी हमारी मदद करनी पड़ेगी, जिसके बारे में हम आपसे बार बार कहते हैं। खुद वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कम से कम आप अपने किसी एक ग्रुप में, फैमिली मेंबर में, कहीं भी किसी जगह भी शेयर कर दो। ये ना देखो कि कौन किसे कर रहे हो, आंख बंद करो, शेयर की बटन पे दबाते जाओ दबाते जाओ दबाते जाओ। टेलीग्राम पे जो ग्रुप फोन में शेयर कर दो, एक बार आप शेयर कर दिया करें, इतनी मदद आप कर दें। बाकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। जो और मदद हमसे बन सकेगी, आप और कुछ मदद हमसे ले सकते हैं, तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताएं, हम आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।